मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है कि मार्केट में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं, आपका बिजनेस मॉडल वर्क कर रहा है या नहीं, आपका रेवेन्यू मॉडल वर्क कर रहा है या नहीं। अगर लोग पैसा देने के लिए रेडी हैं, अगर वो मॉडल वर्क कर रहा है, लोग उसको ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपका वहां पे एमवीपी पूरा हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही एक प्रीव्यू देखा, ये पॉडकास्ट ऐसे ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, स्टोरी एंड लर्निंग से भरपूर होने वाला है। आज के फाउंडर फ्रीक सीरीज में स्टार्टअप अड्डा के साथ हैं सुमित जैन, जो कि पार्क व्हील्स के को-फाउंडर थे। नाउ वो मिल्कमैन, जो कि एक सैस कंपनी है, उसके टेक्नोलॉजी के वीपी हैं। सुमित जैन के पास एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, स्टार्टअप का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ऑल्सो वो टेडएक्स में भी फीचर हो चुके हैं। चलिए सीखते हैं उनसे स्टार्टअप्स कैसे रन करते हैं, प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एमवीपी कैसे बिल्ड करते हैं, उसको टेस्ट कैसे करते हैं, एंजल इन्वेस्टर कैसे फाइंड करते हैं, पिच डेक क्या होनी चाहिए, फंडिंग पिच के टाइम, मोनोपोली कैसे क्रिएट करते हैं, और भी बहुत कुछ। तो स्टार्ट करते हैं सुमित भाई के इंट्रोडक्शन से। सो बेसिकली आई बिलोंग टू मुरादाबाद, व्हिच इज अ स्मॉल टाउन इन उत्तर प्रदेश। सो पूरा स्कूलिंग वहीं से था। देन उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आई वेंट टू केआईटी गाजियाबाद, व्हिच इज अ कॉलेज इन गाजियाबाद। सो आईटी से ग्रेजुएशन था। ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, टू बी ऑनेस्ट, 3 साल तक कोई कोई करियर पाथ फिगर आउट नहीं था। बट फ्रॉम द स्कूल डेज इटसेल्फ कंप्यूटर साइंस में काफी इंटरेस्ट था, लॉजिकल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। समहाउ 12th में ही फिगर आउट हो गया था कि yep, algorithms, computer programs, etc. And when I got my first computer, तो figure out हो गया था कि कंप्यूटर वर्ल्ड या जो आईटी वर्ल्ड है, this is something which is very very mind changing and technology, वो काफी आगे बढ़ने वाला है. So that was one of the reason I took IT during my graduation. Otherwise mechanical was one area which I was really interested in, but फिर मैंने change किया, I took computer science and IT. So during first 3 years, जैसा सब लोग का जाता है कॉलेज टाइम, मस्ती चलती रहती है हॉस्टल्स में, कॉलेज के अंदर, तो वैसे ही था. ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी स्टूडियस इवन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. सो वो एक पार्ट था, बट समहाउ ये फिगर आउट नहीं था कि जो नॉलेज है या फिर जो जील है लर्निंग की, उसको अप्लाई कैसे किया जाए, उससे करा किया जाए. एक्चुअली अभी यूथ का प्रॉब्लम है, डायरेक्शन फाइंड नहीं कर पाते, जैसे कि आपका भी था स्टार्टिंग में. सो मतलब उसके लिए क्या करना है कि मतलब कैसे फिगर आउट कर ले कि हाँ भाई मेरे को यही करना है स्टार्टिंग से ही, कॉलेज के टाइम में ही. राइट. तो आई गेस यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेरिमेंट्स बहुत जरूरी हैं एट एन अर्ली स्टेज, बिकॉज जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना आपको पता लगेगा कि आप किस चीज में अच्छे हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर हर कोई इंजीनियरिंग में अच्छा है या हर कोई डॉक्टर बनने के लिए अच्छा है या आप चाहते हो तो वो कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट फिगरिंग आउट कि आप किस चीज में अच्छे हो, कहाँ पे आपको एक्चुअली में इंटरेस्ट आता है. राइट. तो एंड दैट इज अ प्रूवन वे by many of the professionals in our country or even worldwide, कि जो आप एक्चुअली में आपको समझ में आता है ना, वहाँ पे आप एक्सेल कर पाते हो, वहाँ पे परफेक्शन या फिर आप एक्चुअली में परफेक्शनिस्ट की तरफ जा पाते हो. राइट. अदरवाइज यू टेंड टू रिमेन एवरेज, या आप हमेशा फाइट करते रहोगे उस पर्टिकुलर एरिया में. तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो उसमें एक्सपेरिमेंट चाहिए एंड टाइम लगता है. राइट. तो डोंट शाय अवे फ्रॉम डूइंग मल्टीपल थिंग्स. एंड दूसरा है फाइंड गुड मेंटोर्स. अब वो मेंटोर आपका पीयर भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल माय मेंटोर, या फिर जिससे मैंने काफी सीखा, ही वाज माय पीयर. राइट. ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर रहा तो सीनियर्स भी रहे. तो फाइंड गुड मेंटोर और मेंटोर्स व्हाटएवर. आपके कॉलेज टीचर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर में से कोई हो सकता है, आपका कोई कजिन हो सकता है, आपका पीयर हो सकता है, जूनियर भी हो सकता है. राइट. इट डजंट मैटर. आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आप मेंटोर देखो. तो राइट, जिसने पहले से जो आपसे अहेड हो, मे बी 6 महीने अहेड हो, 1 साल अहेड हो, उसने वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ कर रखा हो. राइट. या नॉलेज गेन कर रखी हो. तो फाइंडिंग मेंटोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वहां से आपको एक तो वैलिडेशन मिलता रहता है कि व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और नॉट. एंड देन यू ऑल्सो गेट टू एक्सपेरिमेंट मोर. आपको कॉन्फिडेंस आता रहता है. राइट. तो ये दोनों चीजें तो बहुत जरूरी हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन और फाइंडिंग द राइट मेंटोर. Once you have these two things, फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे जंप करने से पहले आई बिलीव कंसेप्चुअल नॉलेज या एक कंसेप्चुअल बेस बनाना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले पाऊंगा कंप्यूटर साइंस का या एक आईटी करियर पाथ का. तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बी एन इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपको बेसिक्स कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत जरूरी है. एंड वंस यू हैव दैट, देन
in let's say after a certain time, then you apply practical implementations as well. So step by step चढ़ना बहुत जरूरी है, right? If you try to jump, आप दूसरों को देख के आप सोचो अच्छा यार वो ये कर रहा है तो मैं सीधे वही करने लग जाऊं, तो that is not going to be that effective, right? हो सकता है हो जाए, short term में हो जाए, but long term में वो उतना effective नहीं होगा, right? That's what my opinion है. तो step by step चढ़ना बहुत जरूरी है, right? Because आज के टाइम पे in last 10 years तो अब digital world इतना बढ़ गया है, right? You have lot of content on YouTube. In 2014 when I graduated from my college, तो 2010 से 2014 there was no YouTube, right? इतना कुछ भी नहीं था, बहुत limited digitization था, बहुत limited content था, it was more books, तो उतना awareness भी नहीं था, right? अब बहुत limited, जो एक आप कह सकते हो शायद प्रीमियर कॉलेजेस IIT IIMs वहाँ पे ज्यादा अवेयरनेस थी, यूपीडी में उतना नहीं था, तो वी हैड डिफरेंट वेज टू फिगर आउट कि क्या करना है. एंड स्टार्टअप वर्ल्ड भी स्टार्ट हो रहा था एक तरीके से, बहुत ज्यादा फ्लोरिश नहीं था, जो बज़वर्ड है वो नहीं था उस टाइम पे. सो स्टेप बाय स्टेप बहुत जरूरी है. तो फाइंडिंग राइट मेंटोर, हैविंग एक्सपेरिमेंटेशन, डू स्टेप बाय स्टेप, राइट. ये 3 चीजें हैं जहां से आप फिर अपना करियर पाथ बिल्ड कर सकते हो. राइट, ठीक है. सो आपने फिर पार्क व्हील्स की मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई? ऑलराइट. सो 2013 में जब मेरी इंटर्नशिप लगी थी नोएडा में, सो देयर वाज अ कंपनी, दे यूज्ड टू बिल्ड एंड्रॉइड एप्स एंड आई वाज एन एंड्रॉइड डेवलपर. आई स्टार्ट माय करियर एज एन एंड्रॉइड डेवलपर. So luckily उस टाइम मुझे प्रोजेक्ट मिला था, so Dynout was launching at that time, so I worked on Dynout's Android application for the first Android application थी उनकी. So वहाँ से I got a direction to work into Android. After working as an Android developer for a year, I switched to backend technology with another company called Greones Robotics in December 2014. Worked over there as a backend engineer. Again learned a lot over there from my peers, from my juniors, from the founders itself. And we used to build robots and hardware automation systems for warehouses. So again, worked over there for about 9-10 months. But 2013, when I joined the internship and when I saw that a guy who is just 4 years like older to me, IIT graduate, is running a company, right? I understood that startup or a small company is also something where you can learn a lot. So if he can do it, why can't I? And I belong to a business family background. So वो कह सकते हो कि वो ब्लड में था कि अच्छा बिजनेस करना है. बट तो सोचा था कि ठीक है करना है. वी ऑल्सो, आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स, वी ऑल्सो ट्राइड डूइंग सम प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, बट वो फिगर आउट नहीं हो पाया. तो आई कंटिन्यूड द फुल टाइम जॉब. आफ्टर वर्किंग फॉर अबाउट 2 years in the market, I met Dhananjay, who was my partner in Park Wheels in Grey Orange. So he also had the same mind. He should start up on our own. तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया, वहाँ से भी we left Grey Orange and then we started a company called Ovenco Innovations, and then the brand name was Park Wheels. So the initial idea was to build a system around car security. So it was Dhananjay's idea. Yes, so it was Dhananjay's idea कि car security के around business build करते हैं, product build करते हैं, because दिल्ली में, इंडिया में cars काफी चोरी होती है. तो he had masters from UK in image processing and AI. So he was also an engineer. So he started working on that idea. But उस टाइम पे मुझे उतना conviction नहीं था car security वाले product पे. So he continued on the idea, and then he built a basic algorithm for camera, for image processing, for number plate recognition of the car. And then after that, when I joined him, so we thought that this application or this product can be utilized or can be implemented in the parking space. क्योंकि 2015 में कोई डिजिटाइजेशन, बहुत कम डिजिटाइजेशन था, राइट, बिफोर जियो हैपेंड, बिफोर डीमोनेटाइजेशन हैपेंड, तो बहुत कम डिजिटाइजेशन है, स्पेशली पार्किंग स्पेस में ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था. एंड मी एंड धनंजय वो बोथ केम फ्रॉम अ डिजिटाइजेशन ऑटोमेशन बैकग्राउंड, जहाँ पे हमने देखा कि अगर डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन है तो फ्लिपकार्ट या जो भी ये DTDC, RMX, डिलीवरी, इस टाइप की कंपनीज अपना थ्रूपुट कैसे बढ़ाती हैं, राइट. सो आज जो 1 day डिलीवरी, 2 days डिलीवरी पॉसिबल है Amazon, फ्लिपकार्ट या डिलीवरी में, दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन, राइट. मैनुअल होता उतना नहीं होता. सो वी हैड दैट थॉट प्रोसेस एंड वी फिगर आउट कि पार्किंग में जो क्यू लगती है एंट्री गेट पे या एग्जिट गेट पे, दैट कैन बी ऑटोमेटेड थ्रू दिस प्रोडक्ट. So we'll install this camera at the entry gate, it will read the number plate and will open the barrier automatically and will feed in the data into the system. And then the exit gate, the same process will repeat, and the guard
जो एग्जिट बूथ पे बैठा होता है वो कलेक्ट कर लेगा कैश, राइट। सो स्टार्टिंग पेमेंट्स, में सिर्फ इतना ही था। हाँ स्टार्टिंग में सिर्फ इतना था। सो हम्म, इट वाज मोर ऑफ ऑटोमेटिंग दैट प्रोसेस जो मैनुअल था, राइट, थ्रू अ ठीक मिक्स है। ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. So ओके। I took care of the software, and Dhananjay took care of the business and everything. So that's how we started. And then धीरे धीरे आप प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते जाते हो, आप मार्केट फीडबैक के अकॉर्डिंग आप और देखते रहते हो कि व्हाट इज एग्जैक्टली मार्केट नीड्स, राइट. सो या वहां से हमने उसको इम्प्रूव किया. वी स्टार्टेड अनदर प्रोडक्ट जो कि मोबाइल ऐप बेस्ड था. सो मोबाइल ऐप बेस्ड पार्किंग कराने के लिए हमने मोबाइल ऐप डिजाइन करी इसके पैरेलल में. तो दूसरा प्रोडक्ट वो था. बट देन ANPR somehow wasn't successful because of certain environmental challenges. उस टाइम पे नंबर प्लेट भी स्टैंडर्डाइज नहीं थी इंडिया में. जो बिल्कुल। अभी 1-2 साल से इंडिया में नंबर प्लेट स्टैंडर्ड होने लगी है, राइट, गवर्नमेंट इज पुशिंग. तो उस टाइम पे वो नहीं था. देयर वर फ्यू केसेस की नंबर प्लेट ही नहीं होती थी बिल्कुल। आगे, कैमरा क्या रीड करेगा, राइट. या सो वो एनवायरमेंटल चैलेंजेस थे. एंड देन एक्यूरेसी वाज समवेयर 93-94% जितना मुझे याद है. अच्छा। But then we realized कि to run a business which involves cash, which involves money, या it 93% is not sufficient, right? या Because mall will lose additional money then. Uh, and then environmental स्टार्टिंग challenges में तो थे, the आप fog. मतलब ये सब इसके लिए मनी मतलब कैसे आपने बूटस्ट्रैप था, क्या था, मतलब कहाँ से अरेंज किया, हाँ कितना bootstrap. इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी? We put in our own money. तो I believe individual शायद 3 लाख 4 लाख रुपए तो लग गए होंगे हमारे अच्छा। बैक इन 2015. हम्म, एंड वो खुद की जो जॉब थी उससे ही जो सेविंग्स थी उससे ही करा था, राइट. ठीक है। ऐसे तो घर वालों से लेने की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक तो वहां से हमने स्टार्ट किया. फिर ये एक प्रोडक्ट फेल हुआ. ये है। प्रोडक्ट फेल होने के बाद फिर हमने रियलाइज किया कि अब कुछ और करना पड़ेगा. तो हमने एक और प्रॉब्लम पिक करी इन द पार्किंग स्पेस इटसेल्फ, विच वाज फाइंडिंग द पार्किंग स्पॉट इनसाइड द मॉल, राइट. तो व्हेन यू गो इनसाइड द मॉल आपको 10-15 मिनट लग जाते हैं पार्किंग ढूंढने में. हम्म, तो we built a PGS, parking guidance system, using ultrasonic sensor. हम्म, We had to install a sensor at every parking slot, ठीक है। which will detect the presence of the car. अगर कार प्रेजेंट है, the हाँ LED light would turn red, हाँ। otherwise it is green. एंड देन वो ओके। डेटा क्लाउड पे है. क्लाउड के थ्रू हम लोग ऐप पे दिखा सकते हैं, LED बोर्ड पे दिखा सकते हैं, हम्म, एंट्री गेट पे. तो व्हेन यू आर एंटरिंग यू नो कि कौन हम्म, से बेसमेंट में पार्किंग खाली है. कौन से आफ्टर बेसमेंट था? एंटरिंग द बेसमेंट हम्म, विच स्लॉट इज अवेलेबल, आपको दूर से दिख जाएगा कि जो ग्रीन है. ठीक है। सो ये भी हमने इन हाउस बनाया. इन हाउस बनाने के बाद हमने एक जगह पायलट भी किया. बट देन वी फिगर्ड आउट दैट दिस इज अ वेरी कॉस्टली प्रोडक्ट एंड मार्केट इज नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो वी कुडंट फाइंड मोर क्लाइंट फॉर दिस प्रोजेक्ट. एंड हम्म, इसमें हमारा मेजर सेविंग्स लग गया था बिकॉज एवरी सेंसर सेटअप यूज टू कॉस्ट अबाउट 3,000 रुपीज. तो ठीक है। इसमें काफी हमारा इन्वेस्टमेंट लग गया था. एंड हम्म। ऑलमोस्ट हमारी तो ये जो सेविंग्स सेंसर्स खत्म हो वगैरह गई थे थी. आप इंपोर्ट करते थे या मतलब यहाँ लोकल स्टोर से ही था? तो जो सेंसर था वो हम लोग लोकल मार्केट से लाते थे. दिल्ली में है ठीक है। चांदनी चौक में, वहां हाँ से हाँ। हम लाते थे. किसी भी जो रिक्वायर्ड रहती थी उसको रन हम्म, करने के लिए वो हमने खुद बनाई थी. हम्म, इवन सोल्डरिंग भी हमने अपने हाथों से करी थी उन PCBs हम्म, की. और उनकी उनका सेटअप, उनका ये कह लो कि असेंबलिंग, वो सब हमने खुद ही करा था इन हाउस. अच्छा। ठीक है। तो हमारा शुरू से USP वही रहा था कि जो हार्डवेयर भी है वो हम्म। हम लोग इन हाउस ही रखते थे, सो दैट इट इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट. उस डायरेक्टली टाइम कोई शायद. कॉम्पिटिटर था आपका? अगर था तो एक दो नाम। सो एट दैट टाइम देयर वर कंपनीज जो ट्राई कर रही थी पार्किंग स्पेस में. हम्म, कोई ना कोई क्योंकि उस पार्किंग स्पेस में भी प्रॉब्लम्स काफी सारी थी, राइट. जैसे मैंने या पहले बताया कि फाइंडिंग पार्किंग हम्म, इन दी मॉल, फाइंडिंग पार्किंग एरियाज की. अगर मैं साइबर हम्म, सिटी जाना चाहता हूँ तो साइबर सिटी के अराउंड कौन से पार्किंग एरियाज हैं. हम्म, एक्सेस मैनेजमेंट जो हमारा पहला प्रोडक्ट था. तो हम्म, पार्किंग में भी काफी सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं. इट जस्ट ठीक है। नॉट. तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके से फिगर आउट कर रही थी, या राइट. तो बहुत हम्म, ज्यादा नहीं थी, शायद एक दो ही थी कंपनीज, मुझे नाम याद नहीं है. देयर वाज अ कंपनी इन बैंगलोर जो कर रही थी. एंड आई गेस देयर वाज वन अदर कंपनी, गेट माई पार्किंग, जो उसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी व्हेन वी स्टार्टेड. हम्म, उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग था, हमारा बिजनेस मॉडल अलग था. तो ठीक है। ऐसा कोई मेजर कॉम्पिटिटर नहीं था. जो पुरानी कंपनीज जो जो फेयरली स्टेबल कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंस है, एक दो कंपनीज और थी, उन लोग के हम्म, पास प्रोडक्ट्स थे. बट वो देवर लेगेसी प्रोडक्ट्स जो ऑफलाइन चलते थे. दे वर नॉट क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट्स. तो ओके। क्लाउड बेस्ड आई डोंट थिंक कि उस टाइम पे कोई भी था, हाँ ठीक। एटलीस्ट टू आर नॉट. हम्म, और हमने मार्केट में भी ऐसा नहीं देखा था कोई क्लाउड बेस्ड कंपनी हम्म, हो. हम्म, सो ये भी हमारा फेल हुआ. एंड ये दो फेलियर तक हमारे 1 साल निकल गया था.
और अच्छा। ऑलमोस्ट हमारी सारी सेविंग्स चली गई थी। तो उससे पहले हमारे कुछ और पार्टनर्स भी थे, देन दे आल्सो लेफ्ट ड्यू टू सो सम अदर रीजंस। मैं एक मिनट आपको पॉज कर रहा हूँ। सो डिमोटिवेट नहीं हुए थे कि मतलब इतना सब कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा, इस टाइप का? यार बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिकॉज एक अच्छी आप सैलरी अर्न कर रहे हो अपनी हम्म। जॉब में, और ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल बैकिंग बहुत है फैमिली की। हम्म। आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे डे टू डे नीड्स के लिए फादर एंड ग्रैंडफादर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो बिल्कुल। वैसा नहीं कि बहुत बड़ी फाइनेंशियल बैकिंग हो, बट हम्म। हाँ ये था कि फैमिली सपोर्ट रहा, माई फ्रॉम माई मदर फादर सिस्टर ग्रैंडफादर सबसे हम्म। ही। तो एक ये था कि ठीक है अभी टाइम है रिस्क लेने का। तो अगेन देर आर हम्म। टू माइंडसेट्स, कि या तो हम्म। आप अर्ली एज पे रिस्क ले लो, या एक टाइम पे आप जब बिल्कुल। सेटल हो जाओ, राइट, व्हेन यू गेट मैरिड, व्हेन यू हैव किड्स, उसके बाद आप रिस्क ले लो, राइट। तो हम्म। आई चूज एट दैट टाइम कि अभी रिस्क ले सकते हैं। अगर कॉलेज टाइम पे जॉब लग सकती है, कॉलेज से पहले लग सकती है, कॉलेज खत्म होने से पहले, तो आई स्टार्टेड अर्ली ड्यूरिंग द बाद लास्ट में तो लगी सेमेस्टर। जाएगी, कुछ नहीं होगा तो है। हाँ, बिल्कुल। बट एटलीस्ट जो एक्सपीरियंस मिलेगा हम्म। वो बहुत ज्यादा। आई सॉ माई राइट। ग्रैंडफादर वर्किंग वेरी हार्ड। तो वो एक कह लो कि वो एक प्रेसिडेंट भी था कि इफ यू वर्क हार्ड तो एटलीस्ट आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा जो बिल्कुल। आपके हमेशा काम में आएगा, राइट। तो एक्सपीरियंस एनीथिंग दैट यू गेन दैट नेवर गोज विदाउट हेल्प इन द फ्यूचर। हम्म। तो वो एक एम था। हम्म। तो दैट्स तो सेकंड फेलियर जब हुआ तब थोड़ा ज्यादा डिमोटिवेटिंग था, क्योंकि सेविंग्स भी खत्म थी, जो बाकी पार्टनर्स थे वो लोग भी जो बाकी टीम मेंबर्स थे वो लोग भी चले गए थे, एंड देन अच्छा। जस्ट मी एंड धनंजय लेफ्ट। तो हम्म। बट देन हाउ समहाउ कि अभी इतनी जल्दी तो नहीं बंद करेंगे, वी अगेन कंटिन्यूड, वी हमने सेकंड पिवट किया, एंड देन वी शिफ्टेड टू आरएफआईडी टेक्नोलॉजी। तो वी ये क्या था? तो हम सो आरएफआईडी जो जैसे फास्टैग है आज के टाइम पे, तो अच्छा। विद फास्टैग, राइट, यू कैन पे टोल चार्जेस ऑटोमेटिकली। हम्म। तो सिमिलरली तब फास्टैग नहीं था, फास्टैग आई गेस इंडिया के अंदर 2019 के अराउंड प्रैक्टिकली हम्म। प्रॉपरली इंप्लीमेंट होना चालू हुआ था। हाँ। तो 2016 में हमने आरएफआईडी टेक्नोलॉजी को एज अ कोर प्रोडक्ट यूज करना का प्लान किया, एंड ठीक है। उसके अराउंड हमने प्रोडक्ट डिजाइन किया फॉर एक्सेस मैनेजमेंट। हम्म। एंड एट दैट टाइम हमने अपना फोकस मॉल्स से शिफ्ट करा कॉर्पोरेट्स में, कॉर्पोरेट। बिकॉज आरएफआई प्रोडक्ट मॉल्स के अंदर थोड़ा मुश्किल था इम्प्लीमेंट करना, हम्म। बिकॉज डेली नए विजिटर्स आते हैं, सबको आरएफआईडी टैग देना मुश्किल है। हम्म। कस्टमर क्यों परचेज करेगा, वो एक ही बार मॉल में आ रहा है या हफ्ते में या महीने में एक बार मॉल में आ रहा है, तो कस्टमर भी क्यों परचेज करेगा टैग। तो बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, हाउ हम्म। डू वी डिस्ट्रीब्यूट टैग्स टू हम्म। कस्टमर्स सो दैट दे कैन बी डिटेक्टेड एट द गेट। या। फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट के केस में कस्टमर्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था, क्योंकि ठीक है। नंबर प्लेट लगी है, कैमरा हमें लगाना है गेट पे, वन टाइम वो चलता रहेगा। सिमिलरली सेंसर में लगाने हैं, वन टाइम सुमित, चलता मैं रहेगा। आपको एक मिनट पॉज कर दूं। ये मतलब फ्लो क्या था, मतलब हम्म। कैसे कस्टमर के लिए क्या था या कॉर्पोरेट के लिए क्या था, मतलब एक टाइप का फ्लो चार्ट राइट, आप जरा समझा दीजिए कि हाँ किस उस टाइप पे से मैं आता ऑपरेट कर हूँ। रहे तो कॉर्पोरेट वाला जो प्रोडक्ट है उस पे मैं आता हूँ। सो हैं। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कॉर्पोरेट वाज टू फाइंड और टू नो द पार्किंग, कि पार्किंग है कि नहीं है। तो ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कॉर्पोरेट्स में कि पार्किंग स्लॉट लेट से 100 है, बट हम्म। एम्प्लॉयज हैं 400 जिनके पास जी। गाड़ी है। जी। अब डेली अगर आएंगे तो 100 ही लोगों को पार्किंग मिलेगी। तो हम्म। 100 लोगों को पार्किंग मिलेगी, तो उसके बाद जितने भी आएंगे उनको वापस जाना पड़ेगा, एंड देन ठीक दे है। हैड टू सर्च अनदर पार्किंग एरिया आउटसाइड देयर ऑफिस जहाँ पे वो पार्क करेंगे। हम्म। तो अंदर आके बाहर जाने में ही 10-15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। या। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी ठीक है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए, एंड एट द हम्म। सेम टाइम बिल्डिंग्स के लिए भी, बिकॉज अननेसेसरी ट्रैफिक आ रहा है। हर बार उस गार्ड को बोलना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने फिगर आउट कर रखा था कि ठीक है एक बोर्ड लगा दिया पार्किंग फुल, बट हम्म। बाहर लगा दिया, बट चैलेंज तो था ही, सीमलेस नहीं था, हम्म। राइट। दूसरा लूप होल्स भी थे। फॉर एग्जाम्पल टोकन बेस्ड सिस्टम चलता था कि हम्म। अगर 100 पार्किंग है तो 100 टोकन रख लिए एंट्री गेट पे, गार्ड ने सारे अच्छा। टोकन दे दिए कस्टमर को और हम्म। एग्जिट कलेक्ट कर लिए, राइट। ठीक है। बट टोकन मिसप्लेस हो जाते थे, टोकन कस्टमर को संभाल के रखना होता, तो बहुत सारा हैसल था। तो हम्म। यहाँ पे हमने इसको डिजिटाइज भी करना था, एक कि डिजिटली कस्टमर को या गाड़ी या एम्प्लॉय को ये पता लग जाए ऐप के ऊपर कि पार्किंग है या हम्म। नहीं है, एंड हम्म। देन अगर नहीं है तो बिल्डिंग के अंदर ही एंटर ना करे। ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ पार्किंग, दैट वाज द फर्स्ट एम थ्रू डिजिटाइजेशन, थ्रू डिजिटल Alright. प्रोडक्ट। तो ऐप के ऊपर जो क्लाइंट है उसके वो ऑफिस में बैठ के अपने डैशबोर्ड पे देख सके, लैपटॉप पे देख सके, जो हम्म। गार्ड खड़ा है वो भी अपने ऐप पे ठीक देख है। सके, या एक एलईडी बोर्ड लगा दो। तो डिस्कवरी ऑफ द पार्किंग वाज वन सॉल्यूशन। उसको हाँ। करने के लिए डिजिटल चाहिए हमें कि सिस्टम में डेटा एंट्री हो। अब हम्म। सिस्टम में डेटा एंट्री करेगा या तो गार्ड मैनुअली, बट हमें बिल्कुल। मैनुअल से हटना था बिकॉज वी बिलीव इन ऑटोमेशन। या। तो उसके लिए
एंट्री कैसे, वो फिर ANPR था, बट ANPR वैसे ही फेल हो हाँ चुका था पहले ही। तो हाँ फिर RFID हमने यूज किया कि RFID टैग आप लगाओ, आप अपने ठीक है। एम्प्लॉयज को RFID टैग दो। एवरी RFID टैग हैज अ यूनिक नंबर विच गेट्स लिंक्ड टू योर व्हीकल नंबर। तो ओके। RFID टैग रीड होगा, एक हम्म, RFID रीडर लगेगा एंट्री पे। तो यू मस्ट हैव सीन दोज बिल्डिंग कार्ड्स जिससे आप हम्म, गेट ओपन करते हो, राइट? हम्म, वो लो फ्रिक्वेंसी होते हैं, वो आप टैप करते हो तो गेट खुलता है। ये RFID टैग्स UHF होते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये डिस्टेंस पे से 3-4 मीटर 5 मीटर के डिस्टेंस पे से डिटेक्ट कर लेता है। तो और हर एक कार्ड का नंबर होता है यूनिक। तो आप ठीक। कार्ड लगाओगे गाड़ी पे, और आप अपने लिंक्स कर लोगे व्हीकल नंबर से यूजिंग दी ऐप। तो पता है कि अच्छा ये गाड़ी है, ये व्हीकल नंबर, और ये व्हीकल नंबर है, और ये कस्टमर है या ये एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय इस कंपनी को बिलोंग करता है, इस कंपनी की 10 पार्किंग है, 8 जा चुकी है, 9th को एंट्री मिलेगी, 10th को एंट्री मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। ठीक तो है। वो डेटा बाइफर्केशन हो गया पूरा कि कंपनी लेवल पे, हम्म, राइट? तो हम्म, इसको ऑटोमेट किया RFID टैग, हम्म, रीडर और बैरियर। तो जैसे ठीक। ही टैग रीड होगा, बैरियर ओपन हो जाएगा अगर पार्किंग अवेलेबल है, और हम्म, कस्टमर अंदर। अब हम्म, गार्ड की जरूरत नहीं है इन एन आइडियल सिनेरियो, हम्म, एग्जिट पे भी और एंट्री पे भी। हम्म, सो दिस वाज द फ्लो। ओके। सो ठीक। ये जब मॉडल हमने करा, तो यहाँ पे हमने कॉर्पोरेट के साथ क्यों करा, क्योंकि कॉर्पोरेट में जनरली फिक्स्ड एम्प्लॉइज होते हैं, हाँ। राइट? थोड़ा हम्म, आइटरेशन होता हम्म, है, विच इज वुड बी अगेन अ रिकरिंग रेवेन्यू फॉर अस, कि अगर हम्म, साल में 20% एम्प्लॉयज भी छोड़ के जा रहे हैं, तो वो ठीक उनको है, और तो न्यू भी टैक्स तो आएंगे। वुड बी, हाँ, तो दैट वुड बी एक्स्ट्रा रेवेन्यू फॉर अस या ईयरली बेसिस पे भी, राइट? ठीक। तो वो मॉडल हमने फिगर आउट करा कॉर्पोरेट्स के साथ। ठीक है। पायलट किया हमने DLF के अंदर, सबसे पहला गुड़गांव के अंदर। वो हम्म, पायलट हमारा 1 साल चला, वहाँ पे हमने प्रोडक्ट को और इनहेंस किया, फीचर्स और डाले। एक हम्म, हमने यूनिक फीचर उसमें इंट्रोड्यूस किया विच वाज कार लॉक। तो यू कैन लॉक योर टैग हम्म, यूजिंग दी मोबाइल ऐप। हम्म, आपने लॉक कर दोगे तो उसके बाद हम्म, गेट नहीं खुलेगा। ठीक है। तो दैट वाज एन एडिशनल सिक्योरिटी फीचर। तो दिस मॉडल वर्कड आउट फॉर अस। इसके ऊपर फिर हमने आगे कंटिन्यू किया अपने, और हमारे क्लाइंट्स बने, हम्म, काफी सारे क्लाइंट्स के साथ एक्सक्लूसिविटी भी हुई एक तरीके से। उनकी सारी बिल्डिंग्स हमारे पास थी, तो ऑर्किड, RBS, दीज वर आवर क्लाइंट्स। हम्म, उसके बाद 2018, समवेयर अराउंड 2018, हमने सोसाइटीज में स्टार्ट किया करना। हम्म, सोसाइटीज में प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कन्वीनियंस, कि अगर आप ओनर हो या रेजिडेंट हो उस सोसाइटी के, यू डो हम्म, नॉट नीड टू टेल एवरी टाइम गार्ड को कि अच्छा मैं यहीं रहता हूँ, देन द गार्ड विल ओपन दी बैरियर। हम्म, वो रोप से खुलता था पहले, राइट? हाँ अगर ऑटोमेटिक बैरियर्स भी नहीं है तो। ठीक तो है। वो सीमलेस एक्सपीरियंस एंड देन टोटल, कि आपका डेटा पूरा है, कौन कितने बजे आया, कितने बजे गया, हम्म, वो डेटा है सिक्योरिटी के पास सोसाइटी की। देन वी बिल्ड विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, कि कोई विजिटर भी आ रहा है तो आप उसको प्री इनवाइट कर सकते हो, हम्म, रेजिडेंट प्री इनवाइट कर सकता है विजिटर को, एंड वॉक इन विजिटर की एंट्री भी हो सकती है, अगेन डिजिटल हो जाएगा डेटा, ठीक है। राइट? देन वी बिल्ड अ प्रोडक्ट फॉर डेली हेल्पर्स जो सोसाइटी के अंदर आते हैं। तो उनको एंट्री करने के लिए, उनके अटेंडेंस सिस्टम के लिए हमने NFC कार्ड बेस्ड प्रोडक्ट बनाया। हम्म, एवरी मेड विल हैव NFC कार्ड, हम्म, and he or she will tap it on the NFC device and entry हो जाएगी, and every resident will get the notification कि आपकी मेड एंटर कर गई है सोसाइटी के अंदर। सो ये ठीक है। 3 प्रोडक्ट्स है जो सोसाइटी के लिए बनाया, बट ऑल अराउंड एक्सेस मैनेजमेंट। सो द मेन गोल वाज अराउंड एक्सेस मैनेजमेंट थ्रू हम्म, ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन। ठीक है। सो ये जर्नी थी ओवरऑल। इट वाज अ वेरी वेरी गुड जर्नी, लर्नड अ लॉट बोथ। सो आई यूज्ड टू हैंडल ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी, एवरी टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन। टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस मेजरली। बाकी तो फिर एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी इन मल्टीपल थिंग्स। तो हाँ वो काफी सारी चीजों में आपको एज एन व्हेन रखना पड़ता है, बट तो आपको एक जनरल एक्सपीरियंस भी मिल जाता है ओवरऑल, कि हाउ कंपनीज बिल्ड, हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड, डे टू डे चैलेंजेस मैम, क्या आपकी होते हैं, टीम कितनी क्लाइंट बड़ी ट्रेनिंग। थी? सो हमारी टीम छोटी थी, हमारी टीम में सिर्फ 6 लोग थे। अच्छा। 1 और 2 इन ऑपरेशंस, 2 इन टेक, 2 इन बिजनेस। हम्म, तो बहुत बड़ी टीम नहीं थी, बट वी वर मैनेजिंग समवेयर अराउंड 60-70 प्रोजेक्ट्स, सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स, कुछ अराउंड 40,000 यूजर्स थे हमारे, एंड देन 4.2 रेटिंग भी थी हमारी प्ले स्टोर पे। ठीक सो है। ऑल दैट वाज देयर। ठीक है। सो मतलब एक कॉर्पोरेट से आपको कितना एवरेज, मतलब एवरेज टिकट साइज क्या था? सो काफी वेरिएबल था, बट हमारा स्ट्रेटजी हमेशा यही थी कि बड़े कॉर्पोरेट्स हमें एक्वायर कर रहे हैं, सो हम्म, दैट जो स्टिकीनेस है या जो मॉडल है वो मॉडल प्रूवन हो जाए बड़े कॉर्पोरेट्स में। ठीक है। क्योंकि छोटे कॉर्पोरेट्स और बड़े कॉर्पोरेट्स में जो प्रॉब्लम का साइज होता है वो काफी बढ़ जाता है, बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। हम्म, एंड छोटे कॉर्पोरेट में तो फिर भी आप काफी बार
आप मैनुअली हैंडल कर सकते हो कुछ प्रोसेसेस, बट बड़े कॉर्पोरेट्स में जहाँ पे ट्रैफिक काफी ज्यादा है वो नहीं हो पाता। हम्म, तो वो रेंज करता है इवन फ्रॉम 3 लाख टू 30 लाख, वो ओके, यहाँ से वहाँ पूरा रेंज करता ठीक है। यानी आप एक है। कॉर्पोरेट भी क्रैक कर लेते हैं तो अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है। हाँ, तो मेन फायदा ये था कि अगर हमने कॉर्पोरेट क्रैक कर लिया तो हम्म, उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर्स बन गए। तो ठीक यूजर एक्विजिशन वो है, इजी मॉडल से हो काफी जाएगा। इजी था। हम्म, हाँ, यूजर एक्विजिशन इजी था, डाउनलोड्स आ जाते थे ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे। हम्म, एंड तो वो यूजर एक्विजिशन इजी हो जाता था थ्रू कॉर्पोरेट्स। ऑब्वियसली कॉर्पोरेट क्रैक करना अपने आप में काफी टफ था, बिकॉज ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे। तो वो चैलेंजिंग होता था। बट हाँ, उसका फिर जो आउटकम था वो काफी बेटर था। तो मतलब इस चैलेंज को आपने कैसे क्रैक किया, मतलब कैसे आप डील लेते थे कॉर्पोरेट के थ्रू? राइट, सो मेजरली बिजनेस धनंजय देखता था, हम्म, एंड थ्रू सम ऑफ आर इन्वेस्टर कनेक्ट्स। तो दो तीन अप्रोच थी, एक थी बॉटम टू टॉप अप्रोच, जहाँ हम्म, पे हम लोग डोर टू डोर जो अच्छे कॉर्पोरेट्स थे जो हमने शॉर्टलिस्ट किए, हम्म, उनके मैनेजमेंट को हम रीच आउट करते थे, इधर डिजिटली, ईमेल्स के थ्रू, फोन्स के थ्रू, या फिर हम्म, फिजिकली विजिट करके थ्रू प्रोडक्ट ठीक, डेमोज। तो मैंने भी स्टार्टिंग में किया है। आई विजिटेड मल्टीपल कॉर्पोरेट्स, मॉल्स, एंड देन कुछ एक दो डील मैंने खुद पूरी ओवरऑल क्रैक करी है। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सेल्स का भी। तो सेल्स भी करी है, एंड देन हाउ टू पिच द सोल्यूशन वो हम्म, भी किया है, कि सोल्यूशन क्या है, एंड देन व्हाई डू डू दे नीड इट, अदरवाइज वो पैसा नहीं देंगे, राइट? अगर बिल्कुल। उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो। हम्म, तो मेनली बॉटम टू टॉप अप्रोच, हम्म, जहाँ पे जो एक्चुअली में बिल्डिंग मैनेजमेंट है, जो रन हम्म, करने वाली है, यूज करने वाली है सिस्टम को, हम्म, उनको प्रोडक्ट डेमो देके या उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देके देन यू स्टार्ट क्रैकिंग दी सेल्स। अदरवाइज टॉप टू डाउन अप्रोच, तो टॉप टू डाउन अप्रोच में यू रीच आउट टू सर्टेन हायर लेवल मैनेजमेंट, हम्म, जिनको एक्चुअली लॉन्ग रन में रेवेन्यू समझ में आता है, या उनको ये समझ में आता है कि अगर मैं यहाँ से मैनुअल इंटरवेंशन खत्म कर दूंगा तो मेरे इतने एक्सपेंसेस कट डाउन हो जाएंगे थ्रू ऑटोमेशन, एंड लॉन्ग रन में मेरा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, डिजिटाइजेशन होगा, डेटा इंटैक्ट है। तो आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को रीच आउट करते हो थ्रू कनेक्शंस। उसमें हमारे जो इनिशियल इन्वेस्टर्स उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थ्रू देयर रियल एस्टेट कनेक्ट्स। तो हम्म। उनका काफ़ी सपोर्ट रहा हमारा शुरू में। एंड देन अपने इन्वेस्टर को मतलब कैसे फाइंड किया, मतलब? सो अगेन, सो प्रॉब्लम या जो तरीका था वो यही था कि जो रियल एस्टेट में लोग हैं, हम्म, जिनके कनेक्शंस हम्म, हैं, सर्चिंग देम थ्रू लिंक्डइन, या किसी फैमिली रिलेटिव के कनेक्शन के थ्रू, या किसी और कॉर्पोरेट नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू, हम्म, रीचिंग देम आउट एंड रीचिंग द आइडिया। तो इफ दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग, उनको, बिकॉज इन्वेस्टर्स के लिए मेन होता है कि व्हाट इज द मार्केट साइज, प्रॉफिटेबल हाँ, होगा नहीं होगा, बिजनेस मॉडल अच्छा हम्म, है कि नहीं है, हम्म। एक्चुअली में लोग इन्वेस्ट, पीपल आपने उस बाय टाइम दिस। मार्केट साइज कैलकुलेट की थी? सो मार्केट साइज ऑब्वियसली कैलकुलेट करी थी, एंड वो नंबर मुझे अभी याद नहीं है, बिकॉज ये पूरा मेजर एरिया धनंजय का था। मैं आई वॉज मोर ऑफ अ फिर भी टेक कितने गाय। मिलियन डॉलर की होगी, कुछ नहीं, रफली ऐसे आइडिया? अभी अभी बिल्कुल भी रफली आइडिया नहीं है, ठीक है। बिकॉज काफी टाइम हो गया है हाँ, इस स्पेस को छोड़े हुए। ठीक एंड वो नंबर्स टेक का कुछ पूछोगे तो वो बिल्कुल टिप्स पे है, बट ये नंबर्स एकदम टिप्स पे नहीं होंगे, ठीक राइट? बिकॉज वो फोकस एरिया डे टू डे का वो धनंजय का था। ठीक है। तो वैसे अगर किसी न्यू टीम को अपना न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो वो हम्म, कैसे मार्केट कैप कैलकुलेट करेंगे? ऑलराइट, ऑलराइट। तो हम्म, दो तीन तरीके होते हैं। अगेन, ये जो फोकस एरिया है या जो क्वेश्चन है, इसका एक्सपर्टीज मैं नहीं बोलूंगा कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, या फिर मैं मेरा इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बिकॉज हम्म, दिस इज अ वेरी डिफरेंट रोल। जो रोल मेरा रहा है, या जो मैंने रोल प्ले किया है, दैट वाज कम्प्लीटली इनटू टेक प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस, ठीक राइट? है। एंड आज भी जो मेरा रोल है, जो व्हाट आई एम डूइंग प्रोफेशनली, वो टेक प्रोडक्ट की साइड पे ही है, टेक, राइट? या, बट जनरली बिजनेस, अगर आपको बिजनेस इवेल्युएट करना है तो आपको ये देखना होता है कि आपका तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अराउंड अगर कोई एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस है या नहीं है, हम्म, राइट? उस जो आप प्रोडक्ट बेचने वाले हो उसका मार्केट वर्थ क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ मैं मॉल्स को बेचने वाला हूँ, हम्म, राइट? तो इंडिया के अंदर मॉल्स कितने हैं, ठीक है। राइट? लेट्स से 200 मॉल्स हैं। हम्म, आपका एक एवरेज टिकट साइज है, आप उसको हम्म, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि इतना वर्थ है। देन आप उसको एक ओवर द टाइम अगले कुछ ईयर्स में प्लान करोगे कि अच्छा, अगले 10 साल में इतने मॉल्स, या पिछले 10 साल में अगर 10% ग्रोथ रही है हम्म, फॉर एग्जाम्पल, तो हम्म, अगले 10 साल 10% ग्रोथ के साथ 200 मॉल ये इतने हो जाएंगे, राइट? ठीक है। और इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करके मेरा
जो रेवेन्यू है वो इतना और बढ़ जाएगा कि मैं ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ाऊंगा. सो काफी सारे अलग अलग मॉडल्स होते हैं विच कैन बी इजिली फाउंड आउट इन द मार्केट, बट ऑब्वियसली वो मेरा फोकस एरिया नहीं है. तो ऑब्वियसली उस पे आई वुडंट बी एबल टू प्रोवाइड मच इंफॉर्मेशन एट दिस पॉइंट. अ, एक चीज मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, जैसे कि आप अभी सैस इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है, मतलब स्केल अप करना, मतलब जहाँ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है उसमें आसान है या सैस इंडस्ट्री में? ओके. सो कौन सा फैक्टर की, विच फैक्टर यू आर आस्किंग? कॉस्ट ऑफ स्केल अप, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी। स्केल. अच्छा, स्केलिंग अप की पॉसिबिलिटी. गॉट इट, गॉट इट. ठीक है. तो अपना खुद का प्रोडक्ट और एज अ सैस, राइट, तो सैस में स्केलिंग पॉसिबिलिटी, अगर मैं सुपरफिशियली बात करूँ तो स्केलिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है. बिकॉज देन आपका अगर एक प्रोडक्ट है, आपने वो प्रोडक्ट फिगर आउट कर लिया विच इज अ वर्किंग प्रोडक्ट, राइट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जैसे जोहो है, राइट. जोहो ने कॉर्पोरेट की जो डे टू डे या जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं या कॉमन जो एरियाज, फोकस एरियाज हैं, पेरोल है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे ही कॉर्पोरेट में, अगर एक एक कंपनी है तो सबको ही जरूरत है, राइट. तो वो फिगर आउट किया एंड देन यू गिव दैट प्रोडक्ट टू एवरीवन. उसमें आपको ऑब्वियसली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो कि सबके लिए वो थोड़ा डिफरेंट हो, सो दैट देयर देयर प्रोडक्ट सीम्स डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स. तो वहां पे इजी हो जाता है. तो अगर आपका प्रोडक्ट राइट क्रैक्ड है तो यूजर एक्विजिशन या जो क्लाइंट है वो इजीली आप ले सकते हो. तो स्केलिंग इजी हो जाता है थोड़ा. ठीक है. खुद के प्रोडक्ट में ऑब्वियसली देयर आर रिस्क, क्योंकि आपको हर एक क्लाइंट या आपका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का जो डायरेक्ट कंज्यूमर है वो आपको ही लेकर आना है. तो वहां पे मार्केटिंग स्पेंड्स काफी ज्यादा होते हैं. ठीक है. स्केल अप भले ही आप स्केल अप करोगे तो मार्केटिंग स्पेंड्स भी करने पड़ेंगे, जबकि सैस में कंपैरेटिवली मार्केटिंग स्पेंड्स कम रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है. अभी जो पार्कलिस था उसने कितनी फंडिंग रेज की थी? सो ओवरऑल ये थोड़ा मुश्किल होगा डिस्क्लोज करना, बिकॉज ओवरऑल जो डील्स थी वो सारी पब्लिक नहीं है उतनी. बट हमने जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है वो यही कि हमने ओवरऑल को अराउंड 1.5 CR ओवरऑल हमने रेस किया था इन मल्टीपल राउंड्स. मेजरली वर एंजल इन्वेस्टर्स, वन ऑफ देम सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फंड, 91 स्प्रिंग बोर्ड से भी था हमारा इन्वेस्टमेंट. सो ओवरऑल इतना था टोटल इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट राउंड्स. एंजल इन्वेस्टर को फाइंड करने का कोई इजी तरीका? आजकल काफी सब देखते रहते हैं, काफी हॉट सर्चेज है कि हाउ टू फाइंड एंजल इन्वेस्टर. तो राइट. तो अभी तो एंजल इन्वेस्टमेंट फाइंड करने के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं. फॉर एग्जांपल एंजलिस्ट है या और प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे, आप अपना प्रोडक्ट आइडिया वहाँ पे डाल सकते हो, डेक डाल सकते हो, एंड देन यू कैन रीच आउट टू मल्टीपल एंजल इन्वेस्टर्स, राइट. तो वो एक सबसे इजी तरीका है, बिकॉज नाउ इट्स अ कॉमन फोकस एरियाज ऑफ फ्यू कंपनीज. तो उन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, तो आप उनके थ्रू रीच आउट कर सकते हो. लिंक्डइन इन अनदर ग्रेट वे टू रीच आउट टू इन्वेस्टर्स, क्योंकि लिंक्डइन बना ही इस चीज के लिए है, राइट. तो ये दो एक सेपरेट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स और एक लिंक्डइन, ये दो काफी अच्छे तरीके हैं अगर आप एकदम कोल्ड कॉलिंग टाइप्स का एंजल इन्वेस्टर्स आप लेना चाहते हो. देन नेटवर्क अगर आपका है, चाहे वो एलुमनाई नेटवर्क हो, चाहे आपका कॉर्पोरेट नेटवर्क हो जहाँ पे आपने पहले जॉब्स करी हो, या फैमिली में से कोई नेटवर्क हो, तो दैट नेटवर्क माइट आल्सो हेल्प यू. तो सबसे इजी तरीका जो रेडीमेड प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, देन लिंक्डइन में आपको खुद सर्च करना पड़ेगा. लिंक्डइन पे भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हो, और हर एक प्रोफेशन के लिए भी ग्रुप्स हैं लिंक्डइन पे. तो लिंक्डइन पे आप डायरेक्टली रीच आउट भी कर सकते हो, ग्रुप्स पे आप पोस्ट कर सकते हो, एंड देन दीज नेटवर्क्स, योर ओन नेटवर्क्स. ठीक है. जब हम आइडिया पिच करते हैं इन्वेस्टर के सामने, तो मतलब हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए ताकि वो जो हमारी पिच है वो इफेक्टिव रहे? राइट, राइट. तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो मार्केट क्या है, किस मार्केट में आप करने वाले हो, प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने वाले हो. फॉर एग्जाम्पल हमारी, जैसे मैंने हम लोग का प्रॉब्लम बताया जो आज भी हम लोग मिस्टर मिल्कमैन में कर रहे हैं. द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज द डेयरी कंपनीज नीड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन टू लॉन्च देयर D2C प्लेटफॉर्म. दैट इज देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो बहुत जरूरी है क्लियरली पिच करना, वेदर दैट एक्चुअली इज अ प्रॉब्लम और नॉट. हर प्रॉब्लम भी सॉल्व करने के लिए नहीं होती, हर प्रॉब्लम VC फंडेड नहीं होती, राइट, या हर प्रॉब्लम स्केल पे नहीं होती है, या बहुत छोटे मार्केट में होती है वो प्रॉब्लम, राइट.
तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? क्या वो सिर्फ मेट्रो सिटीज तक है? क्या वो प्रॉब्लम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी है? क्या वो प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है? फिर वो सो प्रॉब्लम, ये एक तो सेकंड, ज्योग्राफी। प्रॉब्लम की बात चल रही है तो मतलब आइडेंटिफाई कैसे करें जो आपकी प्रॉब्लम है वो एक्चुअली और लोगों की भी प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ आपकी ही है, तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका है? राइट, राइट। तो सर्वेज आर, तो अगेन यू हैव टू टॉक टू पीपल। तो एक तो आप खुद डेटा कलेक्ट करोगे, तो डेटा बैक्ड डेटा होगा तभी आपको पता लग पाएगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, राइट? ठीक तो है। डेटा की कैटेगरीज होंगी। तो फॉर हम्म। एग्जांपल, पहला हो गया जब आप खुद कर रहे हो, हम्म। यानी आप खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक दूसरा है। है डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो ठीक है। दोनों की बात करते हैं। डेटा अगर ऑलरेडी अवेलेबल है या डेटा आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, तो इन दोनों काम को करने के लिए आपको कैटेगरी डिवाइड करनी होगी, ठीक राइट? है। कि प्रॉब्लम ज्योग्राफिकली कैसे डिवाइड हो रही है, कि टीयर 1 सिटी तक है। टीयर 1 सिटी में भी सुपर प्रीमियम क्लास ऑफ जो लोग हैं उनके ऊपर है, या फिर मिडिल क्लास तक भी रेंज करती है, राइट? तो टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी कितना वो स्पैन कर रही है ज्योग्राफिकली। देन इंडिया के अंदर ही है या फिर आउटसाइड इंडिया भी है। तो ज्योग्राफिकली आपको स्पैन करना है कि ये प्रॉब्लम ज्योग्राफिकली कैसे स्पैन कर रही है। देन ठीक है। जो कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर्स अगर आपके लेट से आपके B2B और B2C की बात करते हैं, तो B2B अगर आपका प्रोडक्ट है या प्रॉब्लम B2B में है या बिजनेसेस को ये प्रॉब्लम होती है, हम्म। तो वो B2B मार्केट कितना बड़ा है, राइट? ठीक। तो B2B में भी जो जायंट कॉर्पोरेशंस है उनकी ये प्रॉब्लम है। वो हम्म। जायंट कॉर्पोरेशंस कितने हैं? हम्म। अगर ये मीडियम SMEs हैं तो उनकी प्रॉब्लम है, या ये छोटे दुकानदार हैं, जैसे कुछ कंपनीज हैं, भारत पे, पेटीएम, इन लोगों ने, जो दुकानदार होते हैं उनकी ये खाता बुक है, मर्चेंट्स। दुकानदार को right? तो दुकानदार कितने हैं आपके एरिया में, राइट? तो पहले तो वो नंबर ज्योग्राफी फिगर आउट करना। और B2B अगर है तो B2B में कौन लोग हैं, कंपनीज कौन सी हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अगर B2C प्रोडक्ट है तो वही B2C में आपका आ जाएगा कि B2C जो कस्टमर है वो कस्टमर ज्योग्राफिकली कैसे स्पैन आउट हो रहा है, ठीक है। राइट? वो कस्टमर सिर्फ टीयर 1 का है जिसको टेक्नोलॉजी समझ में आती है। अगर आप टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अगर आप बोलोगे कि मैं टीयर 4 सिटी में बेचूंगा, बट टीयर 4 सिटी में टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ही नहीं है, हम्म। राइट? प्रॉब्लम है बट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन नहीं है आपके कस्टमर के माइंड में, या कस्टमर के बिहेवियर में, या कस्टमर के डे टू डे लाइफ में। भले ही प्रॉब्लम हो, वो यूज नहीं कर पाएगा प्रोडक्ट, राइट? तो ठीक है। कस्टमर को समझना चाहिए, कस्टमर टीयर 1 कस्टमर है जो कि यूज करेगा, टीयर 2 है, टीयर 3 है, टीयर 4 है। कस्टमर का एज ग्रुप, आपका ठीक। प्रॉब्लम किसके लिए है? वो चिल्ड्रंस के लिए है, किड्स के लिए है, कि कैटेगरी। यंग एज के लिए, ओल्ड एज के लिए है? तो एज वाइज कैटेगरी कैसे डिवाइड हो रही है, राइट? तो पहले तो ये सारी कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है, किसके लिए है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फिर उसमें भी मेल्स के लिए है कि फीमेल्स के लिए है, कि पेट्स के लिए है? पेट्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट? या। तो तो पहले वो बहुत जरूरी है कि टारगेट कस्टमर कौन है, ठीक है। टारगेट कस्टमर ज्योग्राफिकली कैसे स्पैन है, एज ग्रुप वाइज कैसे स्पैन है, ये फिगर आउट करना। इसका ठीक। ऑलरेडी अगर डेटा अवेलेबल है इंडिया इंटरनेट पे तो वो निकालना, बट एट द सेम टाइम उसको कोरिलेट करके अपने खुद का डेटा भी प्रिपेयर करना, राइट? ठीक। अब वो आप डायरेक्टली सर्वेज निकाल सकते हो, आप एजेंसीज हायर कर सकते हो जो कि आपके लिए सर्वे करके देंगी, जो काम ही ये करती हैं। ऐसी एजेंसीज भी हैं जो आपके लिए सर्वे करके देंगी बिकॉज उनका नेटवर्क है, राइट? तो डेटा डेटा इज द की। ठीक। जब तक आपके पास डेटा नहीं है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे लगता है कि प्रॉब्लम बढ़ी है। अगर आप जाके बोलोगे, ये बोलोगे कि मुझे लगता है प्रॉब्लम बढ़ी है, और डेटा नहीं है, तो नो वन इज गोइंग टू लिसन। ओके। सो अभी आप हम लोग पिच के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे जिसमें आपने एक प्रॉब्लम को बोला एंड हम्म, और क्या पॉइंट्स हैं जो पिच? राइट। प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम का स्केल क्या है, ठीक एंड है। वहां से आप, आपका जो जो उस स्केल से, लेट्स से कस्टमर इज रेडी टू पे हाउ मच ठीक है। फॉर दैट सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या है वो अलग बात है, ठीक है। अभी हम सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे। अगर मैं सोल्यूशन एक बनाता हूँ, उस सोल्यूशन के लिए जो आपका कस्टमर है, अगर वो एक बिजनेस है या वो एक B2C कस्टमर है, वो कितना पे कर सकता है ठीक है। ऑन एन एवरेज, राइट? क्या वो हर दिन पे कर सकता है, क्या वो हर महीने पे करे? रिकरिंग अमाउंट क्या है? रिकरिंग अमाउंट इज वन ऑफ द की थिंग फॉर असेसिंग कि बिजनेस आगे बढ़ेगा, प्रॉफिट आता रहेगा या नहीं आता रहेगा। तो क्या वो रिकरिंग बिजनेस है या नहीं है, राइट? ठीक है। रिकरिंग बिजनेस फ्रॉम द सेम कस्टमर, या रिकरिंग बिजनेस या रिकरिंग रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। डिफरेंट। कि अगर आज एक कस्टमर ने मुझे 10 रुपए दे दिए, अब वो लाइफ में मुझे एक ही बार 10 रुपए देने वाला है, बट हाँ ऐसे में 100, 1000, 10,000, 1 लाख ये बढ़ाऊंगा। तो ठीक। कस्टमर बेस बढ़ाऊंगा, लेकिन हर कस्टमर 10 रुपए देने वाला है एक साल में। हम्म। या 100 कस्टमर्स ही होंगे लेकिन हर कस्टमर मुझे डेली 10 रुपए देगा,
तो रिकरिंग रेवेन्यू का मॉडल क्या है, राइट? और उसके अराउंड आपका बिजनेस मॉडल क्या है? तो पैसा कैसे आएगा? आई थिंक मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो होता है थोड़ा सा कि इज द बिजनेस मॉडल फिगर्ड आउट और इज द रेवेन्यू मॉडल फिगर आउट, राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस जहाँ पे एक होता है कि नहीं, पहले हम लोग यूजेबिलिटी या बिहेवियर चेंज करेंगे, उसके बाद रेवेन्यू आएगा। कुछ बिजनेस होते हैं जो बिहेवियर है बट उसका सोल्यूशन अगर हमने दे दिया तो पैसा हमारे पास आने लग जाएगा। तो ऑलरेडी लोगों का बिहेवियर जल्दी चेंज होगा बट हम पहले से ही पैसा लेकर आएंगे, राइट? तो जैसे कंपनी है, राइट, विच इज पब्लिकली नोन की फॉर एग्जांपल जोमेटो है या और कंपनीज हैं जो कि अभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही हैं, बट यस दे आर सस्टेनेबल इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। एंड बेट वही है कि जब वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा उसके बाद वो प्रॉफिट आना चालू होगा। फॉर एग्जाम्पल बुक माई शो का जब बिहेवियर चेंज हो गया आपका मूवी टिकट बुक करने का, तो आज कन्वीनियंस फी भी आप पे करते हो ऑन टॉप ऑफ इट, राइट? तो वो मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, ठीक है? इसके बाद आता है फिर सोल्यूशन कि अब व्हाट आर द डिफरेंट सॉल्यूशंस, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है, राइट? वो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है कि नॉन टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है? इज इट एन ऐप, इज इट अ वेबसाइट, इज इट एन हार्डवेयर? वो क्या है, वो सोल्यूशन की बात आती है। वो सोल्यूशन का फिजिबिलिटी क्या है? क्या वो R&D प्रोजेक्ट है कि पहले 4 साल लगेंगे उस पर R&D करने में फिर वो सोल्यूशन बनेगा? क्या आज वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, राइट? अगर मैं आज कुछ ऐसा बोलता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है तो वो फिर बहुत डिफरेंट स्टोरी है, राइट? तो सोल्यूशन आज अवेलेबल है या नहीं है, या टेक्नोलॉजिकली फीजिबल है या नहीं है। देन आते हैं टीम, कि टीम कौन है जो उसको कर रहा है, राइट? उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका एक चाहे वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो चाहे वो कुछ और एक्सपीरियंस हो, इटसेल्फ जो फाउंडर्स हैं, तो फाउंडर्स एंड दी अदर टीम, तो फाउंडर्स जो हैं उनका खुद का थॉट प्रोसेस क्या है, राइट? आर दे एबल टू विजन, आर able to think ahead 5 years or 4 years ahead कि कहाँ जाएगा डायरेक्शन कंपनी का? एंड बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो लोग कौन है? तो इनिशियली जनरली काफी जब एकदम अर्ली स्टेज या आइडिया स्टेज स्टार्टअप पे जब इन्वेस्टमेंट होती है तो इन्वेस्टर्स फाउंडर्स को ही देखते हैं कि फाउंडर्स कौन है। तो हर एक स्टेज पे अलग अलग देखी जाती है, राइट? आइडिया स्टेज पे अगर है, बिकॉज अभी एमवीसी भी नहीं है, शायद एमवीपी भी नहीं है, अभी मिनिमल वायबल प्रोडक्ट भी नहीं है, तो फाउंडर्स पे बैठ ली जाती है ज्यादातर। मार्केट पे ऑब्वियसली ली जाती है, मार्केट क्या है, प्रोडक्ट स्टेटमेंट क्या है, रेवेन्यू क्या आएगा, बिजनेस मॉडल क्या है, देन उसके बाद फाउंडर्स पे बैठ ली जाती है, राइट? जब आप बना लेते हो तो फिर एमवीपी पे बैठ ली जाती है एंड रेवेन्यू आने लगता है, तो फिर आगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है सबसे जरूरी, वन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मोड जिसको बोलते हैं, वो क्या है? और एंट्री टू बैरियर क्या है? कि आपके जैसा सोल्यूशन अगर कोई और बना के लाता है और वो अपने प्राइसेस 30 रुपए कम कर देता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आपको भी कम करने पड़ेंगे? तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपके इसी प्रोडक्ट में या इस इंडस्ट्री में कोई और नहीं आ सकता, ये हो गया एंट्री टू बैरियर। वो भले कितना पैसा हो उसके पास, वो फिर भी नहीं आना चाहेगा आपके इस प्रोडक्ट स्पेस में, वो हो गया एंट्री टू बैरियर, राइट? तो फॉर एग्जांपल तनिष्क है, तनिष्क इज अ बिजनेस जिसमें एंट्री टू बैरियर ऐसा है जो कि भले ही कोई भी और बड़ी जायंट हो, वो आने से पहले कई बार सोचेगा, बिकॉज एंट्री टू बैरियर है ट्रस्ट सबसे बड़ा, राइट? एज कंज्यूमर्स वी डू नॉट इजीली ट्रस्ट अदर कंपनीज टू बाय गोल्ड, जो कि बहुत लंबे टाइम से बिल्ड कर रखा है, बिल्कुल, राइट? तो वो एक अपने आप में एंट्री टू बैरियर है। भले ही किसी जायंट के पास crores of rupees हो, it is very difficult to crack this entry to barrier, ठीक, right? तो वो तो entry to barrier आपका प्रॉब्लम, सोल्यूशन, टीम, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड मार्केट साइज। तो ये तो चीजें हैं जो मेन होनी ही चाहिए, ठीक है? और इसको भी सॉल्व करने के लिए नाउ देयर आर कंपनीज एंड फ्रीलांसर्स जो इसी में स्पेशलाइज करते हैं। दे गिव यू फ्रीलांसिंग कि आपके पास कंटेंट है बट हम आपके लिए पूरा प्रेजेंटेशन डेक प्रिपेयर कर देंगे जब आपको पिच करना है। अच्छा, तो वो भी पे फ्रीलांसिंग अवेलेबल है। सो वो किस प्लेटफॉर्म पर है? सो जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, फिवर हो गया, इन पे देयर आर प्रोफेशनल्स जिन्होंने इसी चीज में स्पेशलाइजेशन कर रखा है, ठीक है, पिच डेक बनाने में, राइट? तो आई गेस व्यूअर्स के लिए ये काफी
इंपॉर्टेंट टिप होगी कि हाँ। खुद प्रेजेंटेशन बनाने के बजाय आउटसोर्स इट। कंटेंट आपका है, बट यू कैन आल्सो आउटसोर्स इट, और यू कैन टेक गुड आइडियाज बाय आउटसोर्सिंग। ठीक है। आपने मेरे को दो चीजें बताई, एमवीपी और रिकरिंग मॉडल। सो पहले में हम एमवीपी पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि किसी ने एमवीपी डेवलप कर लिया, अब उसको टेस्ट कैसे करना है, मतलब कितने लोगों तक टेस्ट करना है और किस तरीके से हमें फाइनलाइज करना है कि हाँ ये है, ये प्रोडक्ट हमारा ठीक है, मार्केट टू फिट है। राइट राइट। जैसे हमने एमवीपी बनाया था ठीक है। पार्किंग में, तो हमने जो जैसे हमारा तरीका ये था कि हमने एक बड़ा क्लाइंट पिक किया कि हमें इसको स्केल पे भी टेस्ट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट को स्केल पे भी टेस्ट करना है। तो एमवीपी अगेन अगेन डेटा बैक्ड होगा। जो आपके क्लाइंट्स हैं, राइट, आपने 2 या 3 या 4, आपने जितने भी टाइप के क्लाइंट्स आपके हो सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे कॉर्पोरेट वाले में बोले तो एक छोटा कॉर्पोरेट हो सकता है जो कि सिंगल बिल्डिंग हो, छोटी बिल्डिंग हो जिसमें 500 स्लॉट हो लेट से। एक थोड़ी मीडियम एवरेज बिल्डिंग हो जहाँ पे 3-4 कंपनीज हो, और एक बड़ी कंपनी, एक बड़ा कैंपस हो गया जहाँ पे लेट से 50 कंपनीज हैं और 5,000 एम्प्लॉयज हैं। तो आपने सेगमेंट कर लिया कि आपका जो टारगेट एमवीपी जहाँ पे आप डिप्लॉय करोगे वो आपका सेग्रीगेशन क्या है। तो वो सेग्रीगेशन सारे जरूरी है, सो दैट यू फीड, आपका जो फीडबैक आएगा वो सेग्रीगेटेड आएगा, ठीक है। राइट। आपका लेट से फीडबैक आया कैटेगरी 1 से या टारगेट 1 से, आपने उसके आपने देख लिया कि अच्छा वहां से जितना फीडबैक आया है उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रोडक्ट अब बन चुका है, तो मेरा ये वाला क्राइटेरिया कंप्लीट है। आपने टारगेट 2 से जो फीडबैक आया इसके लिए मुझे ये मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। राइट। तो वो आपने जो है ले आपके पास आया, आपने उसको और इम्प्रूव कर दिया। फिर ऐसे ही टारगेट 3, तो आपको एक सेट ऑफ क्लाइंट्स चाहिए जहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ से मेरा एमवीपी के लिए पूरा फीडबैक आ जाएगा, और उसके बाद फिर मैं इसको फुल्ली लॉन्च कर सकता हूँ। ठीक। आपको फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली आपको इंटरनल आपका खुद का दिमाग तो लगता ही है बिल्कुल। कि जहाँ पे आप ये मान पाते हो। और ऐसा कोई सेट बेंचमार्क नहीं है कि आप बोलोगे हाँ आज मेरा एमवीपी पूरा हो गया। ओके। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है कि मार्केट में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं, आपका बिजनेस मॉडल वर्क कर रहा है या नहीं, आपका रेवेन्यू मॉडल वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक अगर है। लोग पैसा देने के लिए रेडी हैं, अगर वो मॉडल वर्क कर रहा है, लोग उसको ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपका वहां पे एमवीपी पूरा हो जाता है। ठीक है। फिर आता है लॉन्च। ये रेकरिंग मॉडल कैसे बिल्ड करें, मतलब किसी बिजनेस में? राइट। तो सीधी सी तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर सामने वाले की कोई प्रॉब्लम है, आपके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, क्या वो आपको उसके लिए पैसा देने के लिए रेडी है? सबसे पहला, पैसा देने के लिए रेडी है कि वो प्रॉब्लम वो अपने आउटसोर्स कर दे, राइट। तो जैसे अब सब्सक्रिप्शन मॉडल है, राइट, फॉर एग्जांपल द इंडस्ट्री विच वी आर इन, हम लोग सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है फॉर ओटीटी। मिल्क डेयरी, राइट, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो मिस्टर मिल्कमैन की, राइट। तो मैं डेली सुबह जाके मिल्क लेकर आऊँ, या मैं 2 रुपए देता हूँ डेली, बट मिल्क मेरे डोर पे आ जाएगा, मेरे लिए क्या वो वर्थ है? तो इफ इट इज यस, तो मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ किसी को। अब मैं डेली देने के लिए तैयार हूँ, मैं अगर मेरे से कोई 100 रुपए डेली मांगेगा तो मैं नहीं दूंगा डेली, मैं खुद ही ले आऊंगा, राइट। बट हाँ, अगर कोई 2 रुपए देने के लिए रेडी है और डेली देने के लिए रेडी है, तो वहां से रिकरिंग बन जाता है। तो कोई भी रेवेन्यू मॉडल सबसे पहले तो कि क्या सामने वाला पैसा देगा या नहीं, और देगा तो वो डेली देगा या मंथली देगा, वो आपको जानना है। अगर वो देने वाला है, फिर इसमें आप ऑब्वियसली आप डिफरेंट मॉडल ये ऐड कर सकते हो कि अच्छा वो मंथली अगर उसको अगर 500 रुपये देने हैं, तो क्या वो हर 7 दिन में थोड़ा थोड़ा रुपए दे दे, राइट, ताकि उसको एक साथ 500 रुपये देने पड़े। तो सिंपल जो ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक। राइट। बट तो सोल्यूशन भी देगा पैसा कोई, तो उसके बिना तो देगा नहीं। आपने कहा था जब हम पिच करते हैं तो मतलब इन्वेस्टर को बताना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म क्या रहेगा। तो मतलब आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप बताओ कि मतलब इन्वेस्टर कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कितने लंबे ईयर्स तक आप सोच रहे हैं? ऑलराइट ऑलराइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है तीन तीन तरीके के प्लान्स आते हैं। ठीक एक है। होता है आपका जो शॉर्ट टर्म प्लान है कि शॉर्ट टर्म। क्या बना रहे हो, लॉन्च कैसे कर रहे हो, लॉन्च करके कहाँ कहाँ पे हम लोग लॉन्च करेंगे, वहां से रेवेन्यू क्या आएगा, राइट। ठीक। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म प्लान। फिर एक आपका हो गया मीडियम टर्म प्लान कि अगले 2 साल, 2 या 3 साल
व्हाट इज द ग्रोथ दैट यू आर सीकिंग, व्हाट इज द एक्सपेंशन प्लान्स दैट यू आर सीकिंग। अगर आज एक सिटीज में हो तो 3 सिटीज में कब हो गए, या 10 सिटीज में कब हो गए, तो मीडियम टर्म प्लान हो गया 2-3 साल टाइप का, राइट। फिर एक हो गया लॉन्ग टर्म, इन नेक्स्ट 7 to 10 years व्हाट यू आर प्लानिंग, ठीक है। राइट। एंड उसके बाद फिर हो गया कि कैन यू बी अ मोनोपोली, हम्म, क्या आप इस स्पेस में मोनोपोली बन सकते हो इन अ लॉन्गर ठीक है। टर्म। हम्म, तो मेरे हिसाब से ये 4 स्टेजेस हैं जो जनरली होती हैं। अगेन आई वुड से कि बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज एरिया नहीं है मेरा, बट दिस इज समथिंग विच आई हैव लर्न फ्रॉम माय एक्सपर्टीज और एंड बाय लिसनिंग टू अदर पीपल ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। मोनोपोली क्रिएट करने का कोई वे है, या फिर इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा टफ है? किस स्पेसिफिकली पार्किंग इंडस्ट्री में या फिर किसी और, या पार्किंग किसी भी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री? नहीं, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। जैसे चाहे फिनटेक हो, एडटेक हो, किसी भी स्पेस हम्म में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो हम्म। मोनोपोली मतलब कुछ है, कोई तरीका जिससे मोनोपोली हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमें कंपटीशन के साथ ही हमें बीट करना होगा और उनके साथ ही पार्टिसिपेट करके ऑपरेट करना होगा? बिल्कुल मोनोपोली, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेडिशनल या लॉन्ग टर्म बिजनेसेस की बात करूं तो फॉर एग्जांपल पिडिलाइट है, राइट, फेविकॉल जो ठीक है। बनाती है। आप खुद बोलो कि क्या वो मोनोपोली है, राइट, बिल्कुल मोनोपोली है, राइट। हम्म, मोनोपोली कह लो या टॉप 5 में या टॉप 2 में आती है, राइट। हम्म, तो मोनोपोली बनाने के ये बिजनेस फंडामेंटल्स जो हैं, जनरली हम्म, सबसे पहले तो आता है आपका बिजनेस मॉडल, ठीक है। रेवेन्यू मॉडल, हम्म, थर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑपरेटर। इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दैट यू हैव। जैसे हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि हम लोग हार्डवेयर खुद बनाते थे, फर्मवेयर, हार्डवेयर, पूरी टेक्नोलॉजी हमारी इन हाउस थी, इसके थ्रू हम लोग एक तो उसको लो कॉस्ट में बना पाते थे। वी हैड फुल कंट्रोल ओवर डिलीवरिंग फीचर्स, ओवर सॉल्विंग इश्यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सिमिलरली, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, कहाँ पे आप स्टैंड आउट करते हो कि वो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, वो है ही नहीं, राइट। एंड फोर्थ इज द एंट्री टू बैरियर। तो ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, पहला जो बेसिक फंडामेंटल्स हो गए। हम्म, ऑन टॉप ऑफ इट, while you're running the business, हम्म, are your practices clean, ठीक है। are your management practices clean, is हम्म, your are your financial statements clean? हम्म, अगर ये लॉन्ग रन में क्लीन है तो यू हम्म, स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट। ओके। वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग ट्रस्ट, हम्म, देन इट बिकम्स अ नो ब्रेनर कि आप मोनोपोली की तरफ आप मूव करते हो बट इन लॉन्ग टर्म, या राइट। तो मोनोपोली 5 साल में नहीं क्रिएट होती, 10 साल में नहीं क्रिएट होती, इट टेक्स ईयर्स। बट decades देन पूरा। बट देन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ओके। कि ट्रस्ट से ही मोनोपोली बनती है। बिकॉज बिना ट्रस्ट के कोई भी और अगर आ जाएगा और आपके प्राइसेस कम कर लेगा, और आपको, अगर आपको एक्चुअली उस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं मूव होगे, ठीक राइट। है। एंड प्लीज गो जैसे कि काफी लोग होते हैं जिनके अच्छे नेटवर्क नहीं होते, यू नो, ऑन। उनके अंदर तो है पोटेंशियल, ठीक है, वो चीजें फिगर आउट कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनके पास जो इन्वायरमेंट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। वो ज्यादातर, मैं मिडिल क्लास की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, सारे जॉब सीकर्स होते हैं, एंड फैमिली में भी कुछ अच्छा नहीं होता। तो फिर वो अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, मतलब लाइक माइंडेड पीपल हो गया, या स्टार्टअप से रिलेटेड, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो किस तरीके से फाइंड करें, अपना नेटवर्क कैसे बनाए? राइट। सो हम्म, नेटवर्क ऑब्वियसली बनता है लोगों से बात करने से, लोग राइट। उसका। जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे हम्म, तो आपका नेटवर्क नहीं बनेगा। तो नेटवर्क ठीक है। बनाना इज नॉट अ ईयर और 2 ईयर टास्क, इट हम्म, टेक्स टाइम। हम्म, नेट मेरे नेटवर्क में, मेरे लिंक्डइन पे या मेरे फोन बुक में 1000 लोगों का नंबर है, इज नॉट अ नेटवर्क, ठीक है। राइट। वो नेटवर्क नहीं है। कितने लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। राइट, और एट द सेम टाइम आप उन पे ट्रस्ट करते हो, या ठीक है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हम्म, पीपल आर रेडी टू गिव यू दैट हेल्प, हम्म, या मेंटोरशिप, तभी वो नेटवर्क कहलाएगा, राइट। ठीक है। सिर्फ फोन नंबर होने से या लिंक्डइन में आपके कनेक्शन में ऐड होने से वो नेटवर्क नहीं है आपका, राइट। ठीक है। एंड इट टेक्स टाइम, आपको ठीक। काफी एनर्जी उसमें स्पेंड करनी पड़ती है। आपको हम्म, इक्वली, इफ यू आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम समवन, आपको इक्वली खुद भी यू हैव टू गिव, राइट। तो पहले तो आई थिंक यू शुड गिव फर्स्ट हम्म, बिफोर
फॉर बिल्डिंग अ नेटवर्क। तो फॉर एग्जाम्पल जो लोग जिन लोग के पास बिल्कुल जैसे जो यूज केस तुमने बताया, फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, व्हाट पीपल कैन डू इज टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड देन simply ask them how can I help you in ओके। whatever you are doing, maybe free of cost हम्म, or maybe for just for very less money, just to just for the sake of something, हम्म, right? वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। right? Once you start proving your potential, हम्म, then you can take up the ladder, right? तो फॉर एग्जांपल मैंने मैंने वो इम्प्लीमेंट किया था अपनी लाइफ में कि स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज डूइंग जॉब कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ कुछ फ्रीलांसिंग भी करी, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी करी। सिमिलरली मैंने कॉलेज टाइम पे भी अपना एक ग्रुप चलाया था कॉल्ड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स ग्रुप, कि मैं कैसे सामने वाले को कुछ दे सकता हूँ। तो आई बिल्ट अ टीम ऑफ अबाउट 10 हम लोग। मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट सिखाता था, ट्रेनिंग देता था उसमें। तो वो एक तरीका था कि फर्स्ट यू हैव टू गिव, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा ताकि आप लोगों को हेल्प कर पाओ, लोगों को असिस्ट कर पाओ, सो दैट यू स्टार्ट delivering your potential and at the same time identifying your potential, and ओके, then people identify your potential, right? तो कल को अगर एक साल बाद उसको कोई जरूरत पड़ेगी तो वो आपको ही कॉल करेगा। ठीक है। ऐसे आपका नेटवर्क बिल्ड करना चालू होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला मुझे रीच आउट करेगा और मेरा नेटवर्क बन जाएगा। यू हैव ठीक टू है। मेक योर एफर्ट। आप हम्म, रीच आउट करो, बोलो मैं फ्री में काम करने के लिए रेडी हूँ, या मैं इसमें हेल्प कर सकता हूँ, एंड देन यू स्टार्ट इट। अब सुमित भाई कुछ मिल्कमैन के बारे में बताइए कि मिल्कमैन क्या है और आपका रोल क्या है वहाँ, और आप किस तरीके से अपनी टीम से जो भी ऑपरेशन है उसको ऑपरेट कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाते हैं। Yeah, Mr. Milkman is a SaaS-based company. हम्म, We provide technology to dairy companies for launching their D2C platform. तो फॉर एग्जाम्पल एक डेयरी कंपनी है जिसके पास 10-15 डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इट कुड बी मिल्क, घी, बटर, चीज। हम्म, उनको अगर कस्टमर्स तक पहुंचना है तो ट्रेडिशनल मेथड है विच इज द जनरल ट्रेड मेथड, जहाँ हम्म, पे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं। हम्म, डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को प्रोडक्ट देता है एंड देन यू एज अ कंज्यूमर गो टू दी शॉप्स टू बाय दोस प्रोडक्ट्स। सो दैट्स द जनरल ट्रेड, ठीक राइट? है। देन कम्स द मॉडर्न ट्रेड, जहाँ पे आप डायरेक्टली लेट्स से आप अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट प्लेस कर रहे हो, आप हम्म, कंट्री डिलाइट पे अपना प्रोडक्ट प्लेस कर रहे हो, आप बीबी डेली बिग बास्केट पे अपना प्रोडक्ट प्लेस कर रहे हो, एंड हम्म, उसके थ्रू आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक ठीक जा रहा है। दैट इज द मॉडर्न ट्रेड। ठीक देन है। रिसेंटली अभी जो एक और फैशन में कह लो ये आया है, वो दैट इज D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू वेयर यू हैव, कंज्यूमर। राइट? तो शॉपिफाई इज अ ग्रेट एग्जांपल जिसने हम्म, इस स्पेस में बिल्ड किया है बिजनेस। हम्म, सो यू एज योर ओन बिजनेस यू लॉन्च योर ओन प्लेटफॉर्म, हम्म, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हो एंड कस्टमर डायरेक्टली आपके ही प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट बाय करता है, ठीक है। राइट? नाउ ऑल द डेयरी कंपनीज हम्म, माइट नॉट बी टेक्निकली savvy और ठीक है। टेक्निकली अंडरस्टैंडिंग कि कैसे टेक्नोलॉजी बनाए, ऐप हम्म, बनाए, वेबसाइट बनाए, हम्म, अपने फील्ड राइडर्स के लिए एप्लीकेशन बनाए, ठीक उनके है। लिए लॉजिकल राउटिंग वाले एल्गोरिदम्स बनाए कि उनको अगर 10 डिलीवरी करनी है तो पहले कहाँ जाना है, फिर सेकंड कहाँ जाना है, थर्ड कहाँ जाना है, राइट? तो ऑल दोज एल्गोरिदम्स वो बनाए एंड देन उसको सस्टेन भी करें ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, राइट? तो टेक्नोलॉजी बनाना आप आउटसोर्स करके बनवा लो सर्विस बेस्ड कंपनी से, या, बट देन इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन इट, राइट? टू ठीक है। मेंटेन, एंड जैसे जैसे स्केल बढ़ता जाता है वो मेंटेनेंस बढ़ती जाती है, राइट? हम्म, You have to employ, you have to change your processes, change the technology, change the flows, upgrade the application, everything. वो हम्म, continuous effort है, right? तो किसी भी डेयरी कंपनी को अगर ये पूरा टेक्नोलॉजी चाहिए, so they come to us and we make them live in like 2 days, ठीक है। right? तो 2 दिन से लेकर एक हफ्ते में, डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ द कंपनी, कितना डेटा है, कितना प्रोडक्ट कैटलॉग है, वो सब है। तो 2 दिन से लेकर 7 दिन के बीच में वी कैन मेक इट लाइव and you will ठीक। have your place, you will have your app live on Play Store and App Store and also a web app. So तो that आप technology, आपने yeah, पहले से that's it. प्रोडक्ट बिल्ड कर रखे होंगे एंड जो डेयरीज के अकॉर्डिंग आप उनको चेंज करते हैं So this जो उनकी company was जरूरत started by Samarth है। in 2017 and then later on joined by Abhishek as another co-founder. So Abhishek and Samarth were running this company and recently it got acquired by Dairy.com, which is a US-based company. US Dairy.com is a market leader in US. I joined them in December as VP Technology and Product. So I handle the complete technology over here and the product over here. Samarth handles the complete expansion business. Abhishek also handles the business and operations. So वो तीनों areas हमने ऐसे divide किए हुए हैं.
So I focus on the building of these technologies and products. So इसमें जो application होती है वो white labeled होती है. So every dairy company gets the application by their own name. उसमें मिस्टर मिल्कमैन का नेम नहीं होता है. It's a co-branded application. You'll also find मिस्टर मिल्कमैन branding in the application. But majorly वो client के अपने नाम से उनकी अपनी color scheme, brand theme and everything. And we are making it more configurable कि overall UX भी client अपने according change कर पाए. So that their app is different from their competitors, right? And then we tend to provide everything that they need for their marketing needs, for their growth, for their user engagement, for their user retention, and for the basic ordering, subscription. So these are generally subscription based plans. कि आप सब्सक्राइब करके रख लिया आपने, मिल्क अब डेली आएगा, राइट? बाकी आप रियल टाइम ऑर्डर भी कर सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को. फॉर एग्जांपल आपको ब्रेड अभी चाहिए, राइट, तो कल आ जाएगी या 3-4 घंटे में आ जाएगी. सो वो मॉडल भी है. हर ऐप का अपना वॉलेट रहता है. यू रिचार्ज योर वॉलेट एंड देन वो सब्सक्रिप्शन डेली चलता रहेगा. सो दिस इज वन आर्म ऑफ द बिजनेस. देयर आर अदर आर्म्स ऑफ द बिजनेस एज वेल, जो कि इसके पीछे पूरा बेस है. फॉर एग्जांपल B2B सॉल्यूशंस में, वेयर अ कंपनी नीड सॉल्यूशंस फॉर देयर प्लांट्स, दे नीड अ मार्केटप्लेस वेयर दे कैन बाय प्रोडक्ट्स फॉर देयर प्लांट्स. फॉर एग्जांपल कुछ रॉ मटेरियल लेना है तो मार्केटप्लेस प्रोडक्ट भी है जो कि हम बिल्ड कर रहे हैं. सो द अदर आर्म्स एज वेल. तो एजेंडा ये है. सो आफ्टर द एक्विजिशन, नाउ दिस इज पार्ट ऑफ द एवरएग फैमिली. सो द एम इज टू हैव अ सिंगल monopoly in the complete dairy sector space. Okay. And we are also now focusing on beverage and agri-tech as well in the longer run. Cutting edge technologies, databases, languages like Python and Golang. Mobile side is on Flutter. The complete platform is in AWS. अभी कितने यूजर हैं मिस्टर मिल्कमैन पे? So overall, we have around 120 clients across 30 plus cities. So this is the current user base. All are domestic clients or international? All our domestic clients will be going international in next like 6 to 7 months. 6 to 7. Starting with the US. ठीक है. So अभी yesterday हमने जैसे बात की, आपने कुछ एजुकेशन में कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं आप. So उसके बारे में आप बताइए. आप क्या मतलब कुछ एडटेक स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ अपने कोर्सेज स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या करने वाले हैं? सो जो मेरा पर्सनल एम है, विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ, कि स्टार्टिंग में उतना अवेयरनेस नहीं थी या उतना एक्सपोजर नहीं था. अगर वो होता तो शायद दे कुड हैव डिफरेंट थिंग्स. ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट कि आज आई एम नॉट हैप्पी विद द करंट स्टेट. आई एम टोटली हैप्पी विद द करंट स्टेट. इट डज दैट. जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, इफ आई कैन गाइड पीपल, मैं हमेशा से ही, मैं स्कूल टाइम से ही मेंटोरिंग करता आया हूँ जितना भी मेरे कैपेसिटी में पॉसिबल है. सो स्कूल में भी किया, देन कॉलेज में भी किया, देन व्हाइल आई वाज रनिंग माय ओन स्टार्टअप. तो जो लोग मेरे साथ थे, आई वांटेड टू मेक श्योर कि दे गेट द बेस्ट आउट ऑफ देयर टाइम व्हेन दे आर वर्किंग विद मी. एंड सिमिलरली इवन टुडे, ऑल द टीम मेंबर्स दैट आर वर्किंग विद मी, I tend to make sure, I try to make sure that they get the best of their time, because they're spending like 9-10 hours of their daily time with us, right? So so they get the most out of it while they're working with us, with me. So apart from their regular work, I try to make them aware about financial investing, about their personal finances, about about upgrading their soft skills as well. How can they upgrade their soft skills? So hard skills to वो already कर ही रहे हैं day to day, right? Either they coding or developing product. But soft skills कैसे improve कर सकते हैं? Personal finances कैसे improve कर सकते हैं? Soft skills में सारी चीजें, whether it's communication, written communication, verbal communication, body language. I create a platform where each and everyone has to give a presentation on a weekly basis on certain topic, right? So that they improve those skills as well. So that is something which I believe should be in a company's culture, so that you get the most out of your time, right? अब वो weekday है या कुछ time weekend में से निकालना है, and then we try to enforce health as well. So I have advised each and everyone personally कि you should take care of health as well, चाहे वो gym join करो, चाहे sports खेलो या कुछ भी. And then I'm planning कि वो हम लोग रेगुलर बेसिस पे कुछ कर सकें. फॉर एग्जांपल एवरी सैटरडे और संडे वी हैव अ
sports, meeting up somewhere. So तब तक वो होगा कंपनी के अंदर, right? So your team members will be healthy, your team members will be more bonded with each other. So that's overall is the aim. तो ये कंपनी के अंदर तो पॉसिबल है because I have that audience. Similarly, I want to do this outside the company, right? And उसमें जो पाथ है वो जो चूज किया हुआ है वो है द टेक्नोलॉजी करियर पाथ, कि अगर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर अपना करियर पाथ बनाना है तो राइट फ्रॉम कॉलेज डेज, what are those steps, what are those decisions that you can take or I can make people aware कि वो आप कर सको, right? तो चाहे वो स्टार्टअप स्टार्ट करना हो या आपको सिर्फ एक या फिर आपको अपना प्रॉपर जॉब वाला करियर पाथ लेना है, दोनों ही उसमें आप कर सको. सो अभी आई बीन एसोसिएटेड विद IIM अमृतसर, देन कोडिंग निंजास टू डू दिस. नाउ व्हाट विल द मॉडल, वो कैसे अचीव होगा, कितना ऑडियंस टारगेट हो पाएगी. ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर डूइंग दिस एट द सेम टाइम, राइट? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ. इट जस्ट दैट देयर आर सो मेनी पीपल कि अगर उसमें से आधा परसेंट भी if I'm able to target या if I'm able to help, that would be I would be happy to do it. Okay. तो कोई किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पार्टनरशिप करके करेंगे या फिर अभी खुद का ही स्टार्ट करेंगे? So again वो अभी completely figure out नहीं है, obviously क्योंकि थोड़ा bandwidth कमी रहती है because focused on building Mr. Milkman, तो वो वहाँ पे complete focus है, right? But उसके अलावा अगर जो भी contribution हो सकता है in different ways, for example your channel is one place, there are some other channels as well. Coding Ninjas एक platform है, कुछ IIMs के साथ भी, जैसे IIM अमृतसर के साथ एक टॉक थी मेरी. टेड टॉक भी एक तरीके से एम वही था कि टू मेक पीपल अवेयर कि क्या क्या चीजें रहती हैं when what all you can do. You learn from experience, right? So I have learned from other people's experiences. If someone can learn from mine, that would be great. So अभी वो completely figured out नहीं है कि how would it go, या फिर हम लोग एवरएग में या मिस्टर मिल्कमैन में एक सेपरेट करेंगे जो ऑफिशियली सिर्फ यही करेगा, लेट्स से टू इम्पार्ट दैट गाइडेंस in career building, right? तो अभी काफी सारी चीजें जो अभी completely figure out नहीं हुई है, but attempt वही है. ठीक है. मेन था हमारा टेक टॉक्स में कैसे फीचर होना है. All right. So हाँ, so with TEDx I would say I was fortunate enough, तो मेरे जो कॉलेज के HOD हैं मिस्टर आदेश पांडे सर, so डॉक्टर आदेश पांडे सर, तो उन्होंने he offered me this opportunity. So TEDx Kite, so Kite is my college जहाँ से मैं graduation मेरी हुई है. So TEDx Kite was getting organized, and they were looking for people in different industries. So TEDx Kite के जितने भी panelists थे वो सारे बहुत different industries से थे. Someone from financial world, someone from fashion world, someone from even DJ. There was DJ as well. So अलग वर्ड से थे. So someone from IT world, so he suggested my name. So मेरी बातचीत हुई फिर TEDx team के साथ. I told them about everything, and that's how I got the opportunity to tell my story or my journey. So that's how I got this opportunity. Okay. So लास्ट फाइनल 2-3 क्वेश्चन है सुमित, फिर इसके बाद हम उसका एंड करेंगे. तो ओके, आपके लिए मनी क्या है? Alright. So I believe सबके लिए जैसे होता है कि अच्छा money is important and necessary to provide your basic needs. तो सबसे पहले तो वही है. Obviously being from a middle class family and मेरे ऊपर काफी responsibilities काफी early time से आ गई थी. So I lost my grandfather in 2018 while I was running my startup, and I lost my father in 2020. So वो पूरी responsibilities काफी जल्दी आ गई थी. सो मनी आप ये कह लो कि एक तो बेसिक नीड्स ऑब्वियसली पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है, एक वो एंगल है उसको देखने का. दूसरा है कुछ ख्वाहिशें या कुछ वांट्स जो कि आप पूरा करना चाहते हो फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर पेरेंट्स. एंड थर्ड है लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. सो ये 3 मेजर एरियाज है जहाँ पे ऑब्वियसली यू लुक एट कि अच्छा कैसे वो मनी आएगा. उसके अलावा देन मनी ऑलवेज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर स्किल्स ऑफ योर. अब आपकी फेवरेट बुक? Alright.
सो टू बी ऑनेस्ट बुक्स मैंने कभी बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है। अभी मैंने रिसेंटली ही बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। सो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। सो एक लीन स्टार्टअप करके एक बुक है, हाँ, द लेनी वो स्टार। मैंने पढ़ा, राइट। एंड एक रिच डैड पुअर डैड है, वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। सो दीज टू बुक्स आर समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड अप। फिर इसके बाद जो एक नेक्स्ट है वो है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, वो एक स्टार्ट करनी है। सो वो एक प्लान करी हुई है। सो समहाउ अब मैंने स्टार्ट करी अपनी जर्नी बुक्स पढ़ने की। ठीक है, कोई बात नहीं। सो आपकी लाइफ में मतलब मोस्ट डिफिकल्ट क्या था जो आपने उसको किया एंड बाकी की चीजें आपकी होने लगी, तो कुछ था ऐसा डिफिकल्ट? Right. So I guess starting up was very difficult because when you are working प्रोफेशनली, आप जॉब कर रहे हो और आपका एक मंथली आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, एंड उसको छोड़ के अगर आप और ये आपको पता है कि अगले 1.5 साल, शायद 1-1.5 साल सैलरी नहीं आए, राइट, तो वो स्टार्टअप करना ही काफी मुश्किल था। एंड आई थिंक दैट पेड ऑफ। सो दैट वाज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग जो थी। देन उसके बाद व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो वो सारा आगे कंटिन्यू रखना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई गेस वो काफी टफ था मेरी लाइफ में, कि हाउ टू बी स्टेबल एंड हाउ टू हैंडल एवरीथिंग। तो वो एक काफी टफ चीज थी। ठीक है, 3 एडवाइस जो आप देना चाहेंगे जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। ऑलराइट। सो जो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली यू हैव टू असेस वेदर you are the right person to start it or not. Assess your capabilities, assess whatever you want to start, उसको assess करना है कि करना क्या है, राइट, बनाना क्या है। खुद को assess करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अदरवाइज आप किसी को देख के स्टार्ट करोगे तो और बाद में फेल होगे तो वो फिर सही नहीं है। एंड एक्सपेक्टेशंस नहीं होना, राइट, ठीक है। बिकॉज अगर आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि नहीं सक्सेसफुल हो जाएगा या इतना हो जाएगा, एंड देन अगर वो नहीं होता है, सो फिर यू माइट गेट डिप्रेस्ड, राइट। तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी है, एसेस करना बहुत जरूरी है अपने आप को। एंड देन ऑब्वियसली जो काम आप करने वाले हो उसको राइट तरीके से, ऑब्वियसली देयर इज नॉट राइट वे, बट यस बेसिक्स शुड बी कवर्ड अप। एंड देन एक और चीज है कि आपका बैकअप प्लान क्या है, डू यू बैकअप हैव द बैकअप प्लान नॉट। नहीं, असेस जैसे किए कि कई आप, कोर्स में कहते हैं कि प्लान बी नहीं होना चाहिए, तो सो बैकअप प्लान, हाँ इसी पे मैं आ रहा था कि बैकअप प्लान क्यों। तो जब आपने आपको असेस किया, राइट, इफ यू हैव, लेट्स से इफ यू हैव फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कंसिडर्ड, राइट, चाहे वो फैमिली के लिए हो चाहे खुद की हो। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया हुआ है, एजुकेशन लोन है, व्हाटएवर, बट इफ यू नॉट यू डोंट हैव अ बैकअप प्लान, यू डोंट हैव अ प्लान, तो कि आप उसको कैसे वो करोगे, तो यू माइट गेट इनटू लॉट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल्स। एंड अगर फाइनेंशियल ट्रबल्स भी आएंगी ये साथ में, आप स्टार्टअप भी कर रहे हो, तो फिर वो बहुत ज्यादा माइंड पे स्ट्रेस हो जाता है, राइट। ठीक है। सो बैकअप प्लान है कि अगर आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इन केस इफ यू फेल, हाउ यू गोइंग टू कवर दैट अप, कि आप अपनी वजह से, या इफ यू वांट टू स्टार्ट फॉर योरसेल्फ, कि आपको अपने करियर पाथ करना है, तो आप किसी और को उस प्रोसेस में आप डैमेज मत करो। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, जो जो न्यू कमर्स हैं, लाइक जिन्होंने कॉलेज स्टार्ट ही किया है या अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं, सो अभी ऑडियंस या हम कह सकें यूथ इतनी सीरियस नहीं है, ठीक है, अपने आप को लेके, अपने करियर को लेके। सो हम्म। वो कैसे कैसे हम सीरियसनेस लाएं और एक बात देके कि हाँ मेरे को यहाँ जाना है। राइट। तो सीरियस है या नहीं है उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मिक्स है, राइट। ठीक है। वो शायद किसी और चीज के लिए सीरियस हो, राइट। इफ समवन, अ पर्सन ए और स्टूडेंट ए, सीरियस फॉर करिकुलम, समवन एल्स माइट बी सीरियस फॉर म्यूजिक, राइट। तो एंड देन देयर टाइम्स जब आप 21-22 साल के, 20 साल के होते हो, तो उस टाइम पे यू डू नॉट हैव दैट अवेयरनेस या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर वो जोन ही नहीं होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सीरियस हो पाओ। सो ठीक। अगेन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ठीक है मस्ती भी करनी है तो वो भी बहुत जरूरी है, बिकॉज वहां से काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस आते हैं। यू गेन फ्रेंडशिप, यू हैव योर नेटवर्क इन कॉलेज, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं तो वो भी है, राइट। एंड वहां से आपका पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, राइट। ठीक है। इफ यू जस्ट फोकस टूवर्ड्स कि नहीं मुझे सिर्फ पढ़ना है, या फिर मुझे आगे करियर के लिए देखना है, उसके साथ साथ बाकी चीजें भी बहुत जरूरी हैं लाइफ में, ठीक है। राइट। तो बट एट द सेम टाइम
यू हैव टू असेस कि अगर मैं दिन के, मेरे पास अगर लेट्स से 12 घंटे हैं, तो उन 12 घंटे से मैं कंस्ट्रक्टिव कितना कर रहा हूँ फॉर माई फ्यूचर प्लान्स, उसमें से मैं एक्स्ट्रा करिकुलर कितना कर रहा हूँ, उसमें से मैं अपनी हेल्थ पे कितना ध्यान दे रहा हूँ, या उसमें से मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान। तो टाइम को डिवाइड करना इन रेस्पेक्टिव एरिया जरूरी है, एंड आई थिंक वही सीरियसनेस है कि यू नो कि व्हाट यू आर डूइंग एंड आप कितना उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको बताना चाहिए टाइम कहाँ जा रहा है। आपको ये नहीं पता कि टाइम कहाँ जा रहा है, देन इट वुड कुड बी अ ब्लंडर। ठीक है। जैसे कि आपने मैनेज टाइम की करना बात रहता है की, वो better है। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि जैसे जो जॉब कर रहे हैं एंड साइड में कुछ साइड हसल वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या कुछ और अपना ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे हैं, तो फिर ये हम्म टाइम कैसे निकालना है, मतलब कितना हमें टाइम देना चाहिए ताकि जो अभी हम हमारा साइड हसल है वो हमारा बाद में जाके फुल टाइम बन जाए। राइट। सो जो आप प्राइमरी, जो आपका काम प्राइमरी काम है, राइट, आप को ये एसेस करना है कि उस पे आपका फोकस कितना टाइम जाता है। लेट्स से अगर आपके दिन के उसमें 10 घंटे जा रहे हैं, राइट, तो इट्स सिंपल है कि आपको 6-7 आवर्स स्लीप लेनी है, सो दैट यू ऑलवेज रिमेन फ्रेश, आपकी हेल्थ खराब नहीं हो रही है लॉन्गर टर्म। उसके अलावा जो टाइम बच रहा है, आपको जो प्राइमरी काम है, अगर आप उस पर फोकस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी आपके प्राइमरी काम में, एंड देन you might lose out the earnings that you are going you're getting from through them. So primary focus बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द सेम टाइम उसके अलावा जो आपका टाइम बचता है वो आपको कंसिस्टेंटली आपके दूसरे साइड हसल में लगाना है, ठीक है। राइट। एंड अगर आपके पास वीकेंड्स हैं इन योर जॉब, सैटरडे या संडे, तो आपको कंसिस्टेंसी इज द की। तो या अगर आप साइड हसल कर रहे हो टू सक्सेस, आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है किसी भी चीज ठीक में। है। सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, ठीक है। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, राइट। तो अपने प्राइमरी वर्क के साथ साथ आप भले 1 घंटा लगाओ, ठीक है। बट फिर आप डेली 1 घंटा लगाओ, वो कंसिस्टेंसी बिल्ड करके रखो। कोई नहीं बोल रहा कि 4 घंटे लगाने हैं, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, डोंट स्ट्रेस आउट योर सेल्फ। बट अगर अचीव करना है तो कई बार स्ट्रेस होता है, नो डाउट, बट डोंट टेक रैश डिसीजंस। कंसिस्टेंसी विल इवेंचुअली पेज यू ऑफ। ओके। थैंक यू सुमित, आपने काफी कुछ बताया, काफी कुछ जाना, और बहुत सारे अलग अलग मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे और व्यूअर्स के दिमाग में भी रहते हैं। आपने बहुत ही अच्छे से उनका आंसर किया। आई होप काफी कुछ जैसे मैंने सीखा है और लोग भी सीखेंगे इसको देखने के बाद। एंड थैंक यू सुमित, बस मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई होप जो व्यूअर्स होंगे उन लोग को शायद कुछ गाइडेंस मिले, एंड देन आई एम एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग। ओके। And then at the same time, if professionals are watching this, so जो हम build कर रहे हैं मिस्टर मिल्कमैन में, if someone wants that they can contribute in this product or in this company or in the technology or in the technology itself, then we are always open, we are always hiring, and we are always open for that. ओके, थैंक यू सुमित। ठीक है। All right, Nikhil. All right. Thank you. Bye.